अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचें। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं और अभी ग्रेजुअली मैं ये कहूँगी कि मैं अभी ऑफ कोर्स 4 दिन से अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग कंपटीशन में बहुत हम लोग एक मसरूफ़ रहे। अच्छा रहा ये हमारे लिए जो है, जो आने वाले लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी स्किल्स के लिए जो हम लोगों को इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। लेट्स सी, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इस एक्टिविटी का मकसद सिर्फ हल्ला गुल्ला नहीं है, कि अवार्ड रिवॉर्ड देना नहीं है, कि हम लोग जी कैश प्राइज ट्रॉफीज नहीं दे रहे, बल्कि हम अपने स्किल्स को प्रमोट करें। अपने पाकिस्तान में जो लोग फारिग और औकात बैठे हैं और फ्री टाइम को ऐसे ही समझ रहे हैं कि वक्त की बर्बादी करें, तो खुदारा कुछ सोचें और कुछ ना कुछ करें और कुछ ना कुछ बेहतर करें। ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें। ये वेस्टिंग ओवर टाइम जो है ना, ये गलत है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो लोग इख्तिदार में बैठे, एक छोटी सी, आज मैं ऑफ कोर्स मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिट नहीं करना चाहती। कहते हैं कि बंदरों का इकट्ठा होना, यानी कि उनकी यूनिटी और उनकी लड़ाई दोनों ही नुकसानदेह हैं। बोले कैसे? कभी आप बंदरों को बाग दे दें फलों से भरा हुआ, अगर वो लड़ पड़ेंगे ना तो उस बाग को उजाड़ देंगे, और अगर वो यूनिटी कर लेना तो उस बाग को खा जाएंगे। दोनों तरह नुकसानदेह। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि मुझे समझ नहीं आती कि पार्टीज इकट्ठी हों तो मुल्क का बेड़ा गर्क, ये आपस में लड़े तो मुल्क का बेड़ा गर्क। तो फिर है क्या? समझ में नहीं आता कि हमारी आवाम के लिए या हमारे जितने लोग हैं जो बेचारे टैक्स देते हैं, उनके लिए राइट वे क्या है? अरे आप इकट्ठा होके, जब हम लोगों ने, आवाम ने देखा चलो यार ये इकट्ठा हो रहे हैं, अच्छी बात है, इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं है। अरे कोई फायदा तो हो आवाम को, कि कोई आप एक मिसाल दे सके, मिसाल बन सके कि वाह 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 क्या बात है, इन्होंने बहुत सारी बातें दरगुजर कर दी, इस पर्सन के साथ इतना बुरा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, फिर भी इसने दरगुजर कर दिया। दैट्स अ गुड मोटिवेशनल पर्सन। लेकिन फायदा आवाम को क्या हुआ? बिल ऐसे ही आ रहे हैं, गैस वैसे ही जा रही है, पानी नलों में आ नहीं रहा, रोड ब्लॉक हैं, कोई सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, कोई सिस्टम नहीं बना और ना बनाया जा रहा है। सिर्फ प्रोटोकॉल के नाम पर पूरे रोड को जैम कर दिया जाता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। सॉरी, मैं जो बात करती हूँ विदाउट स्क्रिप्टेड करती हूँ, यहाँ से बोलती हूँ क्योंकि मैं एक आवाम की बात कर रही हूँ। चले, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं एक आवाम की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं जो रियलिटी देखती हूँ मैं तो वो यही बात कर रही हूँ। नाले 30-30 साल से 2 दीवारें चढ़ा के नाला बन रहा है, लेकिन वो उसके अंदर कभी झांक के देखेगा, दुनिया का कचरा पड़ा है। क्योंकि आप इतना काम तो करते हैं, लेकिन उसका सिस्टम नहीं बनाते। आपने नाला तो आपने बना लिया सेफ साइड, लेकिन उसका कचरे का भी सब्स्टिट्यूट अगर कर देते तो वो बारिशों में उबल के बाहर नहीं आएगा। समझ में नहीं आती कि मैं भी सिर्फ क्योंकि आई एम बिंग पाकिस्तानी एंड बिलोंग टू कराची, तो मैं कराची की बात करूँगी। और कराची इज़ अ मेन हब एंड बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक ऐसा शहर जिसका कराची का हो गया है कचरा, और सब इसको खाना चाहते हैं, और फिर भी हमारा उनका पेट नहीं भर रहा। और हमें समझ में नहीं आ रही, बहुत सारी पार्टीज कभी क्या कहती हैं, कभी क्या, कभी मिल जाती हैं, कभी जुदा हो जाती हैं। वल्लाह आलम ये चाहते क्या हैं? आपकी चाहत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहती हूँ अगर तू चाहे उसकी चाहत तो बख्श दूंगा जो है तेरी चाहत। अब ये चाहत मेरे रब की है, और रब उसी को पसंद करता है जो उसके बंदों को पसंद करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना?
लेट्स सी, हम चलते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, आज हम गुफ्तगू करेंगे आम आवाम की, और आपने मुझे कॉल करके बताना है कि आपके इलाके में कौन सी प्रॉब्लम है और अभी तक सॉल्व नहीं हुई, तो कौन सा तीतर बटेर का चक्कर चल रहा है और आप अभी तक मेरे ख्याल में ना डिसीजन ले पा रहे ना डिसाइड कर पा रहे। आम आवाम का तो कसम से बुरा हाल हो गया। लेट्स सी, रोटी कपड़ा मकान, मैं दूंगा तुमको घर, सब हो जाएंगे मसले हल, और मेरी कुर्सी ना जाए, और मैं बन जाऊंगा बेताज बादशाह, और मैं कर दूंगा सब कुछ। जब हम लोगों के आगे मेरे आगे भी माइक आता है ना, मैं भी बोलती हूँ, तो बिल्कुल मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी पॉलिटिकल पर्सन लग रही हूँ। मैं तो बात करूँगी कि अगर हमारे हाथ में माइक आता है या हमारे बड़ा सा स्टेज होता है, तो मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जैसे ही इक़्तिदार आता है, यार मैं तो अच्छा करता था, वो जाते जाते उसने जो है ना वो सारा रफड़ा करके चला गया। तो ये आपको तो पहले पता होना चाहिए कि रफड़ा किसने कर लिया। लेट्स सी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, हम करेंगे आम आवाम की बात, क्योंकि टुडे इज़ अ फ्राइडे और आज हम आपकी बात करेंगे। और आम आवाम और मेरे ये तमाम व्यूवर्स मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके सारे मसले हल करे। लेकिन आज हम थोड़ी सी इसके ऑफ कोर्स जो पार्टी में जो चल रहा है और जो हमारे मुल्क इस वक्त कराची में चल रहा है, हम उस पर बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं वसीम नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सभी, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया और वीनस का अगेन कि उन्होंने हमें याद किया और आपकी जो है गुफ्तगू भी सुनी। मेरी गुफ्तगू सुन जी बिल्कुल, आपकी गुफ्तगू सुनी और उस गुफ्तगू से ही हम सिलसिले को लेके आगे बढ़ते हैं। आपने वो बाग की बात की और वो सारा सिलसिला बताया कि वो लड़ते हैं तो तब भी प्रॉब्लम, वो नहीं लड़ते तो तब भी प्रॉब्लम। देखें, तो फिर कुछ तो होना चाहिए ना, तो वो कैसे होगा? अगर वो ऐसे करते हैं तब भी प्रॉब्लम है, वैसे आते हैं तब भी प्रॉब्लम है। आपने यही बताया ना कि बाग दोनों सूरतों में उजड़ रहा है। देखें, हमारे लिए जो बेहतरीन पैमाना है किसी चीज़ को सही और गलत नापने का, वो हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड सुन्नत रसूल है, कुरान पाक है, अहादीस मुबारक है। इससे बेहतरीन चीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है सही या गलत को नापने का तरीका। अच्छा, उस बात को देखें, विजन और मिशन मैंडेटरी है आपके पास, है ना, उसके बाद जो है तजादात नहीं हुआ करते। अगर विजन और मिशन जो है वो एक हों, पार्टी जुदा हो, इशू नहीं है। देखें, उसके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल, 1,24,000 पैगंबर आए, अंबिया और रसूल मिला के 1,24,000 ऑलमोस्ट। और आप ये देखें कि ओवरऑल हिस्ट्री में किसी एक नबी या रसूल या पैगंबर का आपस में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, 1,24,000 पैगंबर, उनका कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रीज़न क्या है, वजह क्या है? कि विजन और मिशन एक है। तो जब विजन और मिशन एक हुआ करते हैं तो तजादात नहीं हुआ करते। तो आपकी बात का जो है वो रिस्पॉन्ड किया है मैंने कि जाहिर है कुछ तो होगा ना। वो उस तरह से आए तो तब भी जो है बाग उजड़ता है, उस तरह से तब भी उजड़ता है। नुकसान तो बाग का। एग्जैक्टली। तो बाग का नुकसान कब नहीं होगा? जब विजन और मिशन जो है वो सबका एक होगा और पॉजिटिव होगा। तो इसी सिलसिले से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बल्दियात की तरफ आते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरह से। खैर, एक डिज़ाइन इलेक्शन, दंगल कहें, दंगल सजेगा दंगल डिज़ाइन था। अवाम में बहुत शऊर आ चुका। अच्छा, अब जाहिर है मेरी भी बड़ी ज़रा अग्रेसिव, इससे पहले आज थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं, वरना बड़ा अग्रेसिव सिलसिला रहा है। सारे शोज़ आप देखें तो अब हमें जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ मज़ीद जो है वो जाना चाहिए। हमारे तमाम पॉलिटिशियन को मैं ख़ास तौर पे जो है ना वो क्रेडिट दूंगा हाफिज़ नईम जो है। और देखिए, जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट जरूर करें। शेख साहब ने भी बहुत तो अच्छा काम किया। किन्होंने? नेमतुल्लाह साहब। एग्जैक्टली, वो उन्हीं से रिलेटेड है। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। देखें, हैं तो उन्हीं से रिलेटेड, लेकिन जो है वो उसका रीज़न क्या है? आप ये देखें कि तमाम लोग जो है, हमेशा हमने गौर फिक्र किया थोड़ा मैंने कि तमाम लोग जो है अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, लेकिन उनको हमेशा जो है वो हमने कभी केई से लड़ते हुए देखा, कभी सुई गैस से लड़ते हुए देखा, कि जब हम उन प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम भी नहीं समझ रहे थे।
आवाज बुलंद करना बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली देखें, ये तो फिर मैं आपको रिलेट करूँगा फिर कुरान पाक से कि परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला को जो है ना आवाज़ बुलंद करना जो है वो पसंद नहीं है, सिवाय उसके कि जिसके ऊपर जुल्म किया गया। तो अगर जुल्म हुआ है तो आवाज़ जो है वो बुलंद करना अल्लाह को भी पसंद है। अच्छा, आपने अभी जुल्म की बात की, मौला अली का कौल है कि कुफ्र का कानून तो फिर चल जाता, कुफ्र का निजाम, बेशक, बेशक। लेकिन जुल्म का नहीं चलता। बेशक उसमें जस्टिस होगा ना। देखिए असल चीज़ जो है वो जस्टिस है कि जस्टिस किस तरह से, तो मौला कायनात ने इस तरह से फरमाया कि बेशक के कुफ्र का निज़ाम जो है वो चल सकता है, जुल्म का किसी सूरत नहीं चल सकता। और जुल्म की इंतहा हो चुकी। और मुझे जो है वो हम वैसे ही ख़बरों में और सुनते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं बेशक। और हम उस तरफ आ नहीं रहे हैं। और मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब हमारे ये जितने भी लोग हैं, ये जितने वफ़ लेके ट्रैवल कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, और यहाँ इस वक्त लिटरली इससे पहले जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए कहा जाता था कि रोटी के लिए मर रहे हैं, लेकिन आज वो हालात ग्राउंड में आ चुके हैं। वसीम साहब, मैं आपको एक ऐसी बात, अभी मैं सुबह ही सुबह जब मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, मुझे इतना दुख हो रहा था। मैं यकीन करें यहाँ पर बैठ के हम नाम भी नहीं ले पाते हैं कि एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, उन्होंने एक आपको पता है कंट्री है वहाँ पे फाके कशी है, तो गिद्ध उसका इंतज़ार करता है मरने का, तो उसको इंतज़ार के फोटोग्राफी करने के लिए, और उसको इतने सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन किसी ने ये कह दिया कि वहाँ एक नहीं 2 गिद्ध थे जो दोनों ही इंतज़ार करते उसके मरने का। तो उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली, वो फील गिल्ट कि मैंने उसका मदद नहीं कर पाया और मैं उसकी मरने का बच्चे का इंतज़ार करता। फिर उसने एक और तस्वीर, उस जिस बंदे ने ये वीडियो किया, और उसके बाद उसने एक तस्वीर लगाई कि एक पॉलिटिकल पर्सन जो अरबों खरबों का मालिक है और थर के बहुत गरीब बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं है सर्दी में, उनके साथ हैप्पी मूड में पिक्चर फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो वो उसने मिसाल दी कि ये लोग भी उस गिद्ध से दूर नहीं है कि उनकी हेल्पिंग हैंड बनने के लिए हम उनके साथ फोटोग्राफी करते हैं, और अभी तक बुरा मत मनाइएगा, अभी तक हम उनके मसले हल नहीं कर पाए, और हमने इतने सालों तक इक़्तिदार के हिस्सा बने रहे हैं। तो अफसोस नस्लों से वो इक़्तिदार में, लेकिन हम लोग ये जो काम करते हैं ना, हम यकीन करें पता नहीं किस वो कोई गालिब कहेंगे कि किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मुझे इतनी अच्छी शायरी नहीं आती, बट पता नहीं हम अपने खुदा को क्या चेहरा दिखाएं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आप बिलीव करें कि ग्राउंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि शख्सियात ऐसी हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तरह की मतलब चीज़ें हैं। मेरे पास मोबाइल जो है वो डेली एक्टिविटी में जो है वो इस तरह के मैसेजेस कॉल्स कंसिस्टेंट हैं, ख़ास तौर पे इस जो लास्ट 90 डेज़ हैं, और मुझे इस जनवरी में मज़ीद जो है वो उसमें काफ़ी वसीम साहब, आपकी प्रेडिक्शन हुई, मैं आपसे जो मेरी इंट्रैक्शन हुई, तो मैंने ऐसे ही क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, तो मेरे मॉर्निंग शो में सिर्फ कोई, आप ये ना समझें कि एक सेगमेंट हर तरह का, ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो है, हर तरह की अवेयरनेस की, यूथ आती है, स्पोर्ट्स हैं, ब्यूटी है, स्किल्स हैं, कुकिंग है, सब कुछ हमारे प्रोग्राम में, और डिफरेंट एक्टिविटीज़, त्यौहार, हर तरह के, गुड मॉर्निंग विद सभी में सब कुछ चल रहा है। हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स वसीम साहब से, मेरी ज़रा ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तानी हूँ और आवाम के साथ एक मेरा हिस्सा है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं आम आवाम की बात करती हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा होता मैं एक्टिव रहती हूँ। अच्छा, मैं इनसे क्वेश्चन करूँगी, इससे पहले मेरे दरमियान एक कॉलर है, या उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं आप? बस थक के हाल हुआ है मेरा, क्योंकि 4 दिन बहुत मैं एक्टिव रही हूँ, आज मैं ज़रा सा रिलैक्स हुई। चलें, आपको अल्लाह ताला खैर आफियत में रखे। हमारे वसीम भाई को सलाम हो। और सोशल एक्टिविस्ट होना बहुत जरूरी है हमारे माशरे में, वही मोटिवेट करते हैं लोगों को और वही आवाज उठाते हैं। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा सभी, ये कोई डाउट नहीं है, मैं तो बड़ा आपका रेगुलर वॉच प्रोग्राम देखता हूँ, आपने हर मौजू पे, आप सिर्फ फैशन पे, ब्यूटी पे बात नहीं करती, और बड़े दिल के साथ आपने कराची के मसाइल देखे। ये तो पर्टिकुलरली हम लोग जब यहाँ जो लोग इस तरह आपके जैसे चैनल्स बात कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम लोगों के दरमियान उनके मसाइल के बारे में कोई ना कोई तो एक इतनी बड़ी पैमाने पर आवाज उठती है।
और मैं जो कराची में हालात, जो कराची के हालात हैं वो तो हम सभी जानते हैं, और वसीम भाई बैठे में इनको बहुत अच्छी तरह पता होगा। मसला ये कि अब जैसे अब मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी उम्मीद है अल्लाह की राह से और हाफिज साहब से कि कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए इस मुल्क, इस शहर के लिए काम करेंगे। यकीनन उनका मेरे हिसाब से अलायंस होगा पीपल्स पार्टी से ही। लेकिन देखिए बात ये कि मैं लोगों से कहता हूं कि हमें इसी उस हुकूमत में जीना, इसी हुकूमत में मरना है, तो भाई आप इनसे काम करवाना, अपने अवाम के जरिए सीखे काम करवाना। अब आप किसी मसाइल को लेकर, जैसे हाफिज नईम साहब हैं, उन्होंने मुसलसल अवाम के दरमियान रहे, मुसलसल। मैंने कभी जमात इस्लामी को लिटरली सपोर्ट नहीं की, लेकिन मैं इसलिए इनको सपोर्ट करता हूं कि इन्होंने कराची की आवाज उठाई और अवाम के दरमियान रहे। देखिए खराबी कहाँ होती है, हमारे जितने लीडर्स हैं ना, हाफिज साहब ए ब्लॉक में रहते हैं, हमारे जितने लीडर्स हैं ना सब जाके डिफेंस में रहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो चाहे किसी के हो, हर आदमी वही, उनको आवाम ये ग्राउंड में होते ही नहीं है। पहले तो ग्राउंड में होते थे, इलाकों में फिरते थे, कोई नजर कहाँ आता है। आप देखिए पहले, मैं आपको इसकी बात नहीं कर रहा, हमारे एसएचओस वगैरह थे, मैं नॉर्थ में पुराना रहता था, तो एसएचओस मिलते थे, लोगों मोहल्ले में आते थे। अब तो एसएचओ साहब अपने थाने से बाहर ही नहीं आते। जब आप अवाम के अंदर नहीं होंगे ना, अवाम की जड़ें अवाम में नहीं होंगी। इसी तरह जिन लोगों ने यहाँ लूज किया, वो इसलिए लूज किया कि अवाम की जड़ों से हटकर दूर गया हुए थे। मेरा वसीम भाई से सवाल ये है, वसीम भाई देखिए कराची के मसाइल जो है बेइंतहा है, आप क्या समझते हैं कि अब हमें तो हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर से कोई आएगा, अब इन्हीं लोगों से काम कराना है। आप ये बताएं कि कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी जगह हो, जब आप जैसे लोग मौजूद ना आवाज उठाएं, अगर मैं अकेला खड़ा आवाज उठाता हूं, तो मैं अगर अकेला आवाज उठाता रहूं, तो जनाबे अली कैसे लोग मेरी बात में वजन होगा। आप वसीम भाई खड़े में, आपके साथ 10 आदमी खड़े, तो आप भी शेर की तरह आवाज उठाएंगे, आप कहेंगे यार मेरे पीछे लोग खड़े हैं, और आपका जज्बा बढ़ेगा। तो आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी। लोग जब तक सोते रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इस शहर के जो, आप क्या समझते हैं आज जमात इस्लामी और ये हाफिज नईम साहब का, और अगर इनका अलायंस होता है, कोई बेहतरी आपको नजर आती है? क्योंकि पावर तो पीपल्स पार्टी के पास ही है, काम कराने वाले ये हैं। तो आपकी नजर में कोई ऐसी उम्मीद की किरण है जो इन मसाइल और प्रायोरिटी जिस पे अगर आप जाने वसीम भाई कि 3 चीजें मुझे बताएं, कराची की प्रायोरिटी में तीन चीजें क्या होंगी जो आप अहमियत का हामिल समझिए, उस पर आप गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सभी, बहुत शुक्रिया। मैं समझ रही हूँ। असल में पहले हाफिज नईम ने बार बार ये कहा कि भाई मतलब हम लोग पावर में ज़्यादा हैं और पीपल्स पार्टी ने इतने टाइम से हुकूमत की है। अब दोबारा से सईद गनी साहब ने उनके साथ एक सिटिंग की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब उनका क्वेश्चन ये कि आप क्या समझते हैं क्या होगा, प्रेडिक्शन कर लें। देखिए जमात इस्लामी किसी भी सूरत जो है, मेरे ख्याल से जितनी उनकी एफर्ट है, आप इस जर्नी को देखें तो मुझे लग रहा है कोई 25 साल की तो जर्नी होगी इनकी। जो जमात इस्लामी है कभी भी इक़्तिदार में नहीं आई है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे हमेशा कायम रहे हैं और उस मौक़िफ़ की जीत हुई है। वो कहते हैं ना कि वो देखें, वो कतरा कतरा करके जो है वो समंदर बनता है। तो आज हम भी, जो कि जमात इस्लामी को ज़ाहिर है हमें भी उस लेवल पे उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी ना, हम जो है वो उस ज़माने में मोहतरमा को पसंद करते थे एज अ पॉलिटिशियन, उससे पहले भुट्टो साहब को, और फिर लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जमात इस्लामी उस प्लेटफॉर्म से, जैसे भाई ने ये बात की, और देखें वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनका जो काम है उसको उन्होंने पसंद किया है। तो मैं ये कहूँगा कि वो किसी भी सूरत जो है, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हैं तो उनकी जो आज तक की जो एफर्ट थी वो समझे कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। वो इनके साथ किसी सूरत भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। हाँ, पीटीआई के साथ वो इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बात मैं आपसे अभी वही कर रहा था कि विजन और मिशन के ऊपर में भी पॉसिबल है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर इवन जो है वो, कल मैं ये देख रहा था कि जो काउंसलर, जो मेंबर्स जमात इस्लामी के विन किए हैं, वो अभी से पब्लिक में, वो कल से हमने देखा वो गली मोहल्लों में वो सारी वर्किंग कर रहे हैं सोशल। अभी हलफ नहीं लिया उन्होंने, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि वो जीत गए हैं। पॉजिटिविटी का वो है इंडिकेशन। तो आप मुझे ये बताएं कि देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मेरी अभी वीनस के स्टाफ से भी बात हो रही थी, और मैं फिर से भी इसको वीनस को भी अप्रिशिएट करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे जो है मैं लोगों को देख रहा हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। वीनस ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो लोग देखें, जैसे ये भाई हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें कि जो ज़िंदगी में जिनका विजन और मिशन अब उनके सामने है, वो कोई भी पार्टी हो, देखें कोई ना कोई पार्टी तो है ना, अब जमात इस्लामी है, व्हाटएवर, वो अपने मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलायंस करते हैं तो देखें इनकी सियासत जो आज तक की, हम बेस ऑन हिस्ट्री बात करते हैं कि हिस्ट्री में क्या है कि आज तक इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाए। तमाम परेशानियां, हाँ अलबत्ता मैं एक तरफ उनको क्रेडिट देता हूं कि शतरंज खेलने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। राइट, नून लीग की सियासत, फिर अब आप मुझे ले आई हैं उस तरफ और भाई भी ले आए, तो बात करने से मैं नहीं रहूंगा कि नून लीग की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है ये शतरंज की पॉलिटिक्स है, इनकी खिदमत की पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स बेसिकली हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं कि कोई किसी को डस कर दे तो वो कहते हैं कि जी उसने मुझे डिच कर दे, तो वो कहते हैं कि इसने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली है। पॉलिटिक्स नहीं, वो शतरंज नाम होना चाहिए, बेसिकली शतरंज खेल गए। सियासत जो है वो खिदमत का नाम है। तो जमात इस्लामी जो है वो मेरे ख्याल से पीटीआई के साथ अलायंस करेंगे और इस शहर को जो आज तक महरूम रहा है और जो हाफिज नईम साहब के अंदर जो मैं एक मोटिवेशनल स्पिरिट देख रहा हूँ, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अवाम के लिए, इस शहर के लिए। और बाखुदा मेरा भी कभी उनसे मैंने मतलब एज आ पॉलिटिकल मैंने कभी पसंद नहीं किया, ना उनको कभी फॉलो किया, लेकिन इस ड्यूरेशन में मैंने ये देखा है कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है, अवाम के अंदर उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और जो भाई ने कहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जमात इस्लामी से। असल में जैसे आप बात कह रहे हैं, याहिया ने बात की, आपने बात की, और मैं हूँ एक आम आवाम, मैं एक ही बात कहती हूँ, कोई भी पार्टी आए, नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए, जमात इस्लामी आए या पीटीआई, डजंट मैटर, काम कोई भी अच्छा करेगा वो ही हमारे लिए हमारा मोहसिन है, वो ही हमारा पाकिस्तान का सिंसियर बंदा है, सिंसियर पार्टी है। हमें कोई कंसर्न नहीं है कि हम कहें किसी की भी हुकूमत है, लेकिन आम आवाम के हक में बेहतरी हो, बस ये फोकस अगर हो ना तो कोई भी पार्टी आए सर आंखों पर। लेकिन सभी आप जरूर हिस्ट्री तो आप देखेंगी ना कि इस वक्त जो है हमारी हिस्ट्री क्या रही है 75 इयर्स की। आप कंसिस्टेंट देखें लास्ट 35 इयर्स से इन लोगों ने क्या किया है सबके सामने, कि इन लोगों ने किस तरह से जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। और ख़ुद जो है देखें, जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट होगा वहाँ आप ना तो कभी अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर देंगे, इसी तरीके से आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जैसे आप वो बाग को उजाड़ने की बात कर रही हैं, यहाँ जो आता है आज तक देखें इतनी खुली सियासत, इतनी जिस तरह से अनरैप हुए हैं ये लास्ट 2 इयर्स में ख़ास तौर पे, और लास्ट 8 मंथ से जो खान साहब एक अपनी देखें, खान साहब जो है वो जितनी भी अपनी स्पीचेस और ये कंसिस्टेंसी चलती रही है, ये आवाम में शऊर जो है और बेदारी जो है वो आती रही है। किस तरह से पैसा चला है, किस तरीके से बिकते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है। अब आम आवाम को इस बात की समझ आ रही है। इससे पहले जो है वो हम समझते थे, लेकिन कभी ये चीज़ें हम मीडिया पे नहीं देखते थे। अब तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अब तो सबके सामने है। वो डेली ये बता रहे हैं कि वो वहाँ मंडी लगा के बैठे हुए हैं, कितने रेट होंगे, और इस दफ़ा तो ये भी पता है कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं और वोट फिर इनको दे दिए हैं, ये भी हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पास्ट हिस्ट्री हमें मैंडेटरी है कि हम उसको देखें, उसके बाद हम सिलेक्ट करें और उन लोगों को मौका दें कि जो आज तक जो है वो आज तक जमात इस्लामी ने एहतजाज की सियासत की है, लेकिन मैं उनको खराज तहसीन यूँ पेश करूँगा कि देखिए वो अपने मौक़िफ़ पे कायम थे और आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है। MQM जो है वो उनके पास गई, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सईद गनी साहब उनके पास पहुँचे, उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे और उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब उनको देखें, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जमात इस्लामी पे, क्योंकि इस वक्त अब अवाम उनको देख रहे हैं। और अवाम की जो मेरी सराउंडिंग है उसमें ज़्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है कि वो ये चाहते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो मेयर इनका हो, ये इक़्तिदार में आए और इस शहर के लिए कुछ काम करें। क्या आप समझते हैं मेयर क्या वही वाला होगा जो डमी वाला होता है, exactly, जो मेयर बनने के बावजूद 4 साल बाद कहता है कि सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका? क्या जमात इस्लामी के साथ 2-2 हाथ तो नहीं हो जाएंगे? कर जाएंगे नहीं, ये विड्रॉ कर जाएंगे। अगर ये ऐसा हुआ तो मुझे जो नजर आ रहा है कि ये विड्रॉ कर जाएंगे। ये इमीडिएटली जो है वो, ये ऐसा तो नहीं होगा कि इनका मेयर पैसे खाता रहेगा, इनके लोग पैसे खाते रहेंगे।
मुझे नहीं लगता। और आम आवाम की आंखों में धूल झोंकते रहो, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे जितना तक यकीन है इन लोगों पे, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से होगा। लेकिन आपने खुद ही तो कहा कि जो है पीपल्स पार्टी की जो सियासत में मशीनरी उनके जो है पास है, शतरंज के एडमिनिस्ट्रेशन उनके बड़े पास, एक्सपर्ट हैं। वो खेल लें। देखें यजीद क्या था, उसने बड़ी शतरंज खेली अपनी, ठीक है। तो आज देखें नाम लेवा कोई भी नहीं है, यजीद एक लानत है, यजीद एक गाली है। और मौला कायनात आज भी उनके जो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी जो है वो पूरी दुनिया में उनका नाम लेवा है और जगह जगह जो है वो जिक्र है। क्यों? परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। तो आपने तो नोके नेज़ा पे जो है सूरह काफ की तलावत करके परवरदिगार आलम के जिक्र को बुलंद किया। तो आज पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो ये देखें, इसलिए ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। और ये हमें उनके किरदार को देखना चाहिए राइट नाउ। इनकी मशीनरी जो है वो यजीदियत जो है वो जितनी भी कर लें, लेकिन इस वक्त वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। हाफिज़ नईम जो है, जो मैंने उनके अंदर एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन देखी और यानी कि मुझे लग रहा है आम आवाम को कुछ उम्मीद की किरण बिल्कुल नजर है, आई। बिल्कुल है। और मैं भाई से भी ये कहूँगा जिन्होंने सवाल किया कि हमें किन के साथ खड़े होना चाहिए। देखें, पहली बात ये कि एक आयत का हमने अभी हवाला दिया कि परवरदिगार आलम ने वही जो इरशाद फरमाया कि आप अल्लाह ताला को जो बुलंद आवाज़ है वो पसंद नहीं है सिवाय उसके कि जिस पे जुल्म किया गया हो। अगर जुल्म हुआ है तो आप उसको चुराहे में जाके आप कंसिस्टेंटली स्पीचेस करें, ये तो हुक्म है। दूसरी बात ये कि देखें जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब वो आग थी और आग के अंदर जो वो चिड़िया थी वो एक चोंच से जो है वो पानी डालते हुए चली। बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी। ठीक है। तो जब वो उससे पूछा गया कि भाई इससे क्या हो जाएगा, उसने बोला कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं बरोज़े महशर अपने परवरदिगार आलम को जवाब दे हूँ कि मैंने अपना काम किया था। तो भाई आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, तो आप अपना जो वो चोंच में पानी है वो डालते रहें। आप जिस फोरम पे भी हों, आप जो है वो घर में बैठे हों, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हों, आप किसी भी फोरम पे हों, आप गुफ्तगू करें, आप अपना चोंच में पानी डालते रहें, आपका पैगाम जो है वो पहुंचेगा। हमें अपना काम करना है और हम क़यामत तक करते रहेंगे। हाय हाय। तो कभी-कभी हम लोग कहते हैं ना तुम्हारे एक के करने से क्या होगा, आप अल्लाह की रजा के लिए करें तो वो एक का करना भी बहुत होता है। तो हमारे पास जो है देखें करेज और करंट जो है वो बड़ी कंसिस्टेंसी है। मैं आपको बताऊं कि आज भी जो है हम किस तरीके से हज़रत सलमान फारसी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, आप ये देखें कि उनकी ज़िंदगी का जो तसलसल है, आप उसकी कंसिस्टेंसी देखें। आप पारिस थे, आतिश परस्ती से सिलसिला स्टार्ट हुआ है जनाब सलमान फारसी का, उसके बाद क्रिश्चियन हुए, लेकिन उनकी जो एक्चुअल रूह थी ना वो कुछ सोच रही थी कि ये भी असल नहीं है, हकीकत कुछ और है। फिर उनके जो पादरी थे उस ज़माने के उनके, तो उन्होंने फिर जो है जब बताया कि एक नबी आएंगे और इस तरह से जो है वो, तो उनके अंदर वो जो उनकी जो बेचैनी थी उस रूह की, वो खिंचती हुई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको ले गई। और अच्छा, इस्लाम में आए तो कैसे आए, कंसिस्टेंसी देखें, आप पास मत देखें किसी का क्या है, लेकिन जुस्तजू उनको कहाँ ले गई। पादरी से क्रिश्चियन हुए, क्रिश्चियन से इस्लाम में आए, इस्लाम से अहले बैत में आ गए। सुभान अल्लाह। रसूल खुदा क्या फरमा रहे हैं कि ए सलमान तुम मेरे अहले बैत में से। किसी के लिए नहीं कहा गया, किसी के लिए नहीं कहा गया। तो आप ये देखें कि आपके अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी, और जब आपके अंदर एक किसी मंजिल को अचीव करने का, लेकिन देखिए राह हक हो, रास्ता जो है वो जिसका आपने चुनाव किया है वो सीधा रास्ता हो, वो हक का रास्ता हो, तो कामयाबी आपको कभी नहीं रोक सकती। अब मैं आपको इसी बात से एक और बात कहना चाहूँगा। तो जैसे भाई ने कहा कि फॉर मोटिवेशनल स्पिरिट, तो हमें पैगाम तो कोई ना कोई ज़रूर देना चाहिए। देखें, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब एक गली से गुजरते थे तो एक खातून क्या करती थी, कचरा। देखें, हम छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे तो वो ये ज़रूर बोलेगा कि कचरा फेंकती थी। तो हमने ये तो बता दिया, लेकिन पस मंज़र हम बता नहीं सके कि रीज़न क्या था, फिर उसके रिजल्ट क्या आए। वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल पैगाम है इसी बात में। देखिए, एक दिन गुजर हुआ, कचरा आया, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ,
फिर बात यही आती है कि उसके बाद वो खातून नहीं आई, तो आप जो है वो इयादत के लिए चले गए और उसने कहा कि क्या मुझसे बदला लेने आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता चला था कि आप बीमार हो, मैं आपकी इयादत के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने ये कह के इस्लाम कबूल किया कि जिस खुदा का नबी ऐसा है, बंदा ऐसा है, वो खुद खुदा कैसा होगा। मैं आपके इस्लाम जो है वो आपके रब पे ईमान लाई। तो देखें इसमें पैगाम क्या था? इसमें बेसिकली पैगाम था कि यसरब की क्या और गलियां नहीं थी? मदीने में और गलियां भी थी, तो आप रास्ता बदल लें। लेकिन आपने रास्ता नहीं बदला, आप राहे हक पे चल रहे थे। आपने देखें 2 पैगाम मिले कि राहे हक पे चलते हुए कचरे आएंगे। बेशक जब आप राहे हक पे चलेंगे तो कचरे आएंगे, उससे घबराना नहीं है। लेकिन कायम इस तरह से रहें कि आपको अपना रास्ता नहीं बदलना, अगले का मिजाज बदल देना है। वाह क्या बात। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उस अपने किरदार से उनका मिजाज बदल दिया। काश ये आपका, मैं ये कहूँगी, ये खूबसूरत पैगाम, बल्कि सबके लिए पैगाम है। काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। किरदार से आप, मैं उस दिन भी अक्सर मैं बातों में कहती हूँ कि शख्स बनना आसान है, शख्सियत बने जो दिलों में घर कर जाती है, जहनों में घर कर जाते हैं। तो शख्सियत बनना आसान नहीं है। शख्सियत, यस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये ऐसे नाम हम लोग जब लेते हैं तो इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। आज तक कोई ये पूछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्रॉपर्टी थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कितनी ज़मीनें थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हमारे लिए, कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गिरिया किस शख्सियत ने किया, कौन थे? वो थे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी उम्मत के लिए रोते रहते थे, सबसे ज़्यादा वो रोए हैं हमारे लिए। और अगर मैं एक इंसानों की बात करूं और ज़मीन पर बात करूं, अपने पाकिस्तान की बात करूं, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लिए 1 इंच भी कुछ नहीं किया, उन्होंने किया। तो आज वो हमारे दिलों में शख्सियत बन के जो है ना, स्टेम लगा के जो है, मैं कहती हूँ दुनिया से चले गए हैं। और आज हमें बड़ा फ़ख्र है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये पाकिस्तान है। लेकिन दुख है कि हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। सर आपका बहुत शुक्रिया, वसीम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं अभी ऑफ कोर्स छोटी सी यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये है किचन और आज मेरे साथ मौजूद है शेफ रोजीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, रोजीना जो है इनका माशाल्लाह रोज किचन के नाम से फेसबुक है जी, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, रोजीना की स्टोरी जरा हम बता दें कि हमारा जो देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 हुआ था, उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इनका भी मैं ये कहूँगी क्यू में नेम इनका भी था। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने शेफ ने कांटेक्ट किया तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी और हम कोशिश कर रहे थे। डायरेक्टर अर्श जो है इनको दिया हुआ था एक होप के मे भी कोई स्किप कर जाए तो मैं आपको पार्टिसिपेट करवा दूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमने ये एक प्रॉमिस किया था कि कोई भी गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करें या देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा बने तो ही आप मॉर्निंग शो में आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आना चाहें, अपनी डिशेस शेयर करना चाहें तो गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। तो उनमें रोजीना भी एक ऐसी हमारी शेफ है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और अपने मज़े और लजीज खानों से लोगों को एंटरटेन करती हैं। माशाल्लाह इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके। और कितने टाइम से रोजीना काम कर रहे हो? मैं तो तकरीबन 16-17 साल से होममेड कुकिंग कर रही थी और फिर बहुत छोटी सी एज से तकरीबन 14-15 इयर्स की एज से, क्योंकि शौक इतना था। और फिर उसके बाद
3 ईयर से जो मैं हूँ प्रोफेशनल हो गई हूँ, मैंने देखिए, डिप्लोमा किया है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मैं क्या डिप्लोमा। लगता है कि आप ये सोचती नहीं होंगी यार मुझे चैनल पे जा रही हूँ स्क्रीन में तो बहुत यूं होता है, ये रिस्ट्रक्शन होती है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही बुलवा लिया इन्होंने, कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कैसा फील होता है यहाँ? नहीं, मैं तो माशाल्लाह से रात से ही बहुत एक्साइटेड थी और यहाँ आई तो मुझे एक फैमिली वाला माहौल बहुत अच्छा, मुझे आप बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं। सबसे बड़ी बात मतलब एक होता है ना कि आप आगे जाओ, आपको कोई माहौल अच्छा ना मिले, लेकिन मुझे बिल्कुल एक अलग मेरे लिए था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि माशाल्लाह सभी इतनी माशाल्लाह फ्रेंडली हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। चले चले, आपको खुश रखें, आप खुश रहें, आबाद रहें और अपने हस्बैंड के साथ, मैं इनके हस्बैंड से भी मिली, अच्छा लगा मुझे। और ये मैं चाहती हूँ जो हमारी टैलेंटेड वुमेन्स हैं जो काम करना चाहती हैं, जिन्हें हम हुनरमंद कहते हैं, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है हुनरमंद, यकीन करें चाहे वो शौहर के रूप में हो, भाई के रूप में दरअसल हो। वो खुद भी शेफ हैं, हम दोनों ही जी, हम दोनों ने ही अब्दुल डिप्लोमा कदीर किया साहब, जी, दोनों ही शेफ हैं। माशाल्लाह, खुश रहो यार, मेरे पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन होता रहे। और मैं एक बात बताऊं, मैं कहती हूँ अल्लाह, बस एक ऐसी बात कहना चाह रही हूँ और वो लफ्ज़ है मजबूरी और मोहताजगी। मैं कहती हूँ मेहनत करके आप लोग काम करें, लेकिन अल्लाह पाक आपको मजबूरी और मोहताजगी से बचाए, आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज डिश का नाम क्या है मेरी बहन? आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, क्योंकि ठंड में एक फ्रेश सब्जियां आ रही होती हैं, बहुत मजा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, लोग खाना भी पसंद करते हैं, तो आज हमने चुना है कि हम ये बनाए है ना ग्रीन वेजिटेबल सारी। आपकी रोजीना आपकी वजह मेरी अम्मी की याद कर Thank दिया, सुबह से मैं याद कर रही हूँ और कल से तो ज्यादा ही रो रही थी, कल तो मैं जरा थक जाती हूँ, फिर अम्मी बहुत याद आती। और ये मेरी, मुझे आज आपकी थकावट का अंदाजा हो रहा है कि कितनी आप माशाल्लाह से मेहनत करके और थकी हैं। तो ये जो है ना, मैं इस वक्त ये फ्रेश मुझे है ना, अम्मी जो मेरी बैठी होती है चरपाई पे और सहन में धूप हल्की हल्की, सर्दियों में ही होता है ना, तो कभी मटर छील रही होंगी, तो कभी ये गाजर वाजर ये सब छोटा छोटा काट के दे देती है, पकाती नहीं कि नहीं अब मैंने तुम्हें दे दिया। तो लेट्स सी, अल्लाह पाक हमारी माओ को सलामत रखे, आमीन। बिस्मिल्लाह करते हैं मेरी जान, हम लोग रखते हैं पहले। इसमें जो है पहले मैंने ऑयल डाल दिया, मैं इसमें प्याज जो है अच्छा पहले ये बताएंगे हम इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, ताकि फिर उसके बाद जब तक ये गर्म हो जाए, ठीक है। वेजिटेबल जो है इसमें शिमला मिर्च है, मेथी है, आलू और फूल गोभी, गाजर और मटर, और भी अपनी अपनी। अच्छा मटर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने हल्के से, हाँ मैंने इसको थोड़ा सा वो किया है, हाफ डन। जैसे हम सारी वेजिटेबल्स को हल्का सा बॉईल भी कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कुक कर सकते हैं जी, ऐसा ही है। और क्या कहते हैं, इसमें और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, अपनी मर्जी पे होता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। अच्छा, इसमें है नमक इस्तेमाल करूँगी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मेरा एक मसाला है, मैं खुद बनाती हूँ घर में, रोस्ट करके, फिर उसको मैं थोड़ा सा मोटा दरदरा सा कूट लेती हूँ। और इसमें ये टोमेटो पेस्ट में डालती हूँ, मैं टमाटर नहीं डालती। अच्छा, क्योंकि उसमें वो नजर आते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे होते, तो टोमेटो पेस्ट का मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये जो है ना, जब आप बनाना शुरू करेंगे और हम इसको जब दम पे रखेंगे, तो फिर आपने ये जो बनाया है ना अपना मसाला, इसके इंग्रेडिएंट्स बताइए, ये लीजिए। अच्छा जी, हमने सबसे पहले क्या डालेंगे, प्याज डालना है क्या? जी, हम सबसे पहले इसमें प्याज को वो हल्का सा सौते कर लेंगे, ठीक है। ब्राउन नहीं करना, हमने सब्जी का कलर नहीं खराब करना। अच्छा, आपने इसमें ऑयल भी डाल चुके हैं, फिर इसकी भी जरूरत नहीं? जी, मैंने ऑयल डाल लिया है इसमें। इसको साइड पे कर दो जाने? जी बिल्कुल, ताकि हाथ, मतलब मेरा हाथ भी लग जाए ना, तो डर ही लगता है कुछ चीज मेरे हाथ से गिर ना जाए। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन एक प्याज है नॉर्मल साइज की, ठीक है, बहुत बड़ी भी नहीं है ना बहुत छोटी है, नॉर्मल साइज की एक प्याज मैंने इसमें से हल्की सी सौते करूंगी। ओके, अच्छा लाइट मैं कह रही हूँ, ये ना कि जरा सा ज्यादा फ्लेम तो नहीं तेज? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन, बट ठीक है। अल्लाह जल्दी से हमारे, कहते मेरे गांव में बिजली आई, अब अंग्रेज मेरे गांव में कैसा आ जाए, यही कहेंगे गांव वाला हिसाब है। ये भी नेमत है माशाल्लाह से, सिलेंडर है लेकिन डेंजरस है ना। हाँ, बिल्कुल सही। मेरी सादी बहनें जो हैं बच्चों वाली हैं, सो दिमाग में होता है कुछ चीज याद रहती, कुछ याद सभी हम लोग जो करते हैं ना प्रोफेशनल काम करते हैं जी, तो वहाँ पे ये सिलेंडर ही यूज हो रहे होते हैं, तो हमें आदत हो गई है, आदत भी हो गई है ना। मैं कुछ कह नहीं सकती, हमारे मुल्क कहते हैं ना कि वो मेरे हाथों में वो दौलत कब आएगी, तो कह रहे कि वो वाली बात हो गई कि वो बस इंतजार करना, फिर यूज टू हो जाओगे तुम। एक वक्त होगा कि तुम इसके आदी हो जाओगे। नहीं, सबसे बड़ी दौलत तो आपके पास ये है कि आप माशाल्लाह इतनी पोलाइट और
इतनी प्यार करने वाली और इतनी हंसमुख, ये भी बहुत मायने रखती है। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा ये बात स्क्रीन पे नहीं, मैं वैसे भी वैसी हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि जी स्क्रीन जी पर जी, आप मैं काफी देर से बैठ के आपको देख रही थी, मुझे अंदाजा हो गया था, ऐसा नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। ये अनवर भाई शरारतें ऐसी करते हैं ना तो फिर हंसी आ जाती है मुझे। अच्छा ये हल्का सा बस मैंने इसको कलर ये नहीं क्या देना, बनाया आपने पहले से? ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है। अच्छा ये नाज़िन आपने सारा, हाँ जी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये पहले से आपने, जी जी जी, ये अभी मैंने फ्रेश इसको बनाया है। अच्छा ये पहले लेकिन से, हनी इसको गरम गरम कहते हैं, दही में नहीं डालो तो ये तो फट जाता है, फिर आप क्या करोगे? नहीं नहीं, ये दही नहीं है, ये क्या है? ये अदरक लहसुन हरी मिर्च, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि इसका कलर ना खराब हो। अच्छा कलर दही से नहीं है ये? नहीं, तो दही वाइट नहीं। क्यों हो रहा है मेरी जान? तो ऑयल डाला है इसमें मैंने ताकि अच्छा, ये। अगर हम इसमें ऑयल नहीं डालते ना तो मैं इसका इतनी देर कलर से यही खराब हो सोच रही जाता है। थी ना, मेरी जी। बहन ने कोई हरी मिर्च, और मैं सोच नहीं, अभी नहीं। मैं तो रायते की चटनी वगैरह सोच नहीं रही नहीं 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 नहीं, ये रायता नहीं है, ये अदरक Okay. लहसुन ही है। मैं इसमें अच्छा। थोड़ा सा ऑयल इसलिए डालती हूँ क्यों? ताकि वो कलर इसका, अब ये मैं 2-3 दिन भी रखूंगी तो इसका कलर ऐसा ही वाइट रहेगा, वरना ये अच्छा। हरा सा अजीब सा कलर इसका हो जाता है, फ्रेश नहीं पहली रहता है। बार कोई, वरना मैं पसंद नहीं करती कि कोई पहले से पेज बनाए, लेकिन उन्होंने यूनिक आइडिया जी, दे जी, दिया ये मैंने- कि ये- ऑयल डालने से इसका फ्रेशनेस हाँ। वैसी रहती। और ये नहीं नहीं बातें सभी सीख रही हैं। यस, अब क्या और नाम ये है? टोमेटो पेस्ट है, ये Okay. भी मैं खुद बनाती हूँ घर में। ठीक, ये इसमें हम इसमें ऐड कर लेंगे। ओके। और ये पेस्ट मेरी बहन ने इसमें ऐड कर लिया। यस, इसको हम साइड पे करें। सर्दियों में मिक्स वेजिटेबल, आप जो है ना हमारी सर्दियों की शान और फेवरेट डिश, और हम ये कहेंगे कि रिवायती डिश है जो सर्दियों में हर घर में, पूरे पाकिस्तान में, बाकी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे पाकिस्तान में बड़े इनके बहुत वेलकम किया जाता है मिक्स बिल्कुल। सब्जियों का। अच्छा, अच्छा। इसमें ना सबसे पहले जो है मैं आलू डालूंगी, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा सा time पहले टाइम लगता है, ठीक है। तो आलू और गाजर ये हम पहले डाल अच्छा, देंगे, ओके। ताकि ये फौरन नहीं मोटी कुक सी होता। होती है इसलिए जी, भी। फौरन कुक नहीं होता, तो हम इसको पहले डाल देते हैं। ठीक है। सबसे पहले, और बच्चों को कितने पसंद होते हैं आलू? जी, जी, बिल्कुल। हाय हाय हाय। अच्छा, क्या ये इसी तरह अपने कलर्स, अपना ओरिजिनल कलर ही रहेगा जी या बिल्कुल। फर्क पड़ेगा थोड़ा? नहीं, अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर चेंज भी हो जाता है। मसालों पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो वो काला ठीक, सा ठीक। रंग, फ्रेश नहीं रहता सब्जियों का रंग। लेकिन सब्जियों में ये होता है कुछ ज्यादा कुक करना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, जी जी। इतना हो के खाया जाए। हाँ, लेकिन आलू को तो जाहिर सी बात है वो कच्चा नहीं अच्छा लगता है, नहीं, इसलिए नहीं, मैंने वो पहले ही मज़ा डाल नहीं दिया, आया, मज़ा नहीं ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ओके, इसमें मैं 1 टीस्पून ये नमक डाल दूंगी। सही जी। देखें जी, स्पाइस ऐड हो रहे हैं। ओके, मसाले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि वेजिटेबल का कलर फ्रेश रहे, अच्छा रहे, ठीक है, ठीक है। अपना फ्लेवर उसमें आए। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल हल्का मिर्च, हाथ रखो लाल मिर्च पाउडर, हल्का हाथ रखो। मेरी बहन ने वही रोक दिया उसी बोले सभी बहन जी हाँ। ने कहती है तो फौरन। Yes. नहीं तीखा नहीं होगा, मैं खुद भी तीखा नहीं खाना पसंद करती। नहीं, सब्जियों को वो मजा जी। खराब हो जाता है जी, ना, जी। बहुत ज्यादा स्पाइस। अच्छा, ये थोड़ा सा डालेंगे खुशबू के लिए। ठीक, सही। ठीक। इसमें इसको कोई मतलब- स्पाइस नहीं होगा, ठीक ये स्पाइसी नहीं होगा। नहीं, जरा हल्का कर दो गैस इससे। मैं ये सोच रही हूँ, देख के हल्का से ना ये जले ना, बस हो रहा है तो ठीक है, तो क्या। ओके, वाओ, जबरदस्त। मैक्सिमम इनको कितनी देर लगेगी गलने में? हम इसको स्टीम पे रखेंगे जी, कितनी देर? पानी डाल के ऐसे ही? थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो लगे ना, वरना ये जो है ना 10 मिनट तो उसको। ये लो, आपके जो टमाटर इसमें रह गए जी, उसी जी, के जी। साथ हिला हुलू के डाल दो बहन। थैंक यू। हिला हुलू के डाल दो, सही। ओके। ये तो बहुत अच्छा हो गया, बल्कि जाया नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम ढक देंगे। इसको हम कवर कर देंगे। और थोड़ा अब सा- आपने मुझे जितनी देर आप इसको हल्की आंच पे रखें, हम आपसे ये जो आपने ये बनाया ना, इसके पहले इसको स्टीम को देखें हल्का हो जाएगा, या आपने देखे जानी बंद ना करना खुदा के, ताकि ये गल जाए। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा हो गया स्लो, हल्का सा हुआ कि नहीं हुआ? देखे जी, थोड़ा सा फर्क तो अच्छा पड़ा है। बस ठीक है। अच्छा, अब बताएं इसका ये किस तरह आपने बनाया? ये लाल साबित मिर्च, साबित धनिया और सफेद जीरा। लाल साबित साबित मिर्च, जो साबित लाल मिर्च होती जी, है, ओके। और साबित धनिया और साबित सफेद धनिया। जीरा, उसको मैं हल्का रोस्ट करती हूँ।
अच्छा। काला ना करो, उसका कलर काला ना हो। ओके, ठीक है। और खुशबू आ जाए। हाँ, आएगी खुशबू जरूर आ आएगी। जाए और फिर उसको आप ना मोटा मोटा दरदरा सा कर। जी दरदरा मोटा मोटा कूट लें, या पीसना नहीं है इसको, पाउडर नहीं बनाना। ठीक है। तो इसका ना बहुत अच्छा फ्लेवर फ्लेवर। आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसकी। वैसे ही मैंने देखा जरा सा भी आप देखें तवे पे सफेद जीरा और सूखा धनिया, जी जब आप इसको हल्का सा भी वो करते हैं तो एक अलग सी बिल्कुल खुशबू ऐसा ही, आती है। जी। हम अक्सर मैं घर में जीरे दही का जब रायता बनाती हूँ ना, तो मैंने थोड़ा सा जीरा जो है ना वो हल्का भून के रखा हुआ है। सही। तो वो जब भी होता है उसको मैं यूं करके फिर क्रंच करती हूँ और उसको दही पे डालती हूँ, तो इतना मजे का जीरे का जी, जो बिल्कुल। एक अरोमा सा आता है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, तो वो अच्छा लगता है। तो क्विकली ये भी रायता बहुत अच्छा बन जाता है। और एक जो है ऑफ कोर्स हर वक्त हरा धनिया पुदीना भी अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने कुछ मोरिंगा के पत्ते, जैसे बोलते हैं सवांजना के, करी पत्ता, धनिया, पुदीना, इनको मैंने धो के और रूम टेम्परेचर पे ड्राई करे, तो इनकी जो है ग्रीन कलर बिल्कुल भी डम नहीं होता। धूप में ना करें, 3 दिन बाद वो बिल्कुल सूख जाएंगे। आप उनको ऐसे ही बल्कि हाथों से भी करेंगे ना तो वो क्रंच से हो जाएंगे। मशीन में मत कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद आप उसको छान के रख लें, तो वो कितने दिनों, हल्का सा नमक डाल के रख लें तो बहुत दिनों तक उसका जो है ना वो रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़राब नहीं होता। जी बिल्कुल। लग बस कांच की बोतल में रखें, तो ये भी रायते में इस्तेमाल करके वो मसाला। हाँ, ठीक है जी। ये देखिए कितनी जल्दी हो गया। अब नहीं क्या कुछ और जी इसमें ऐड बस हम इसमें ऐड कर लेते हैं यस वेजिटेबल। मटर करें, जी ये लीजिए, जबरदस्त, बड़ी प्यारी सी खुशबू। हाँ 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 हाँ। इन दिनों रेड़ी के ऊपर जो आप देखें गाजर मटर, ओए ओए ओए, और कभी देखे पालक से भरी हुई, जी, आजकल तो सरसों के बहुत नजर साग आ से रहा है। भरी हुई जो रेड़ियां मुझे लगती है ना बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। गुजर रही हूँ ना रोड पे जी। और वो जो मूली जो है ना वो यूं काट के जो लगा के उसमें चाट का मसाला, बिल्कुल ऐसे ही। इतने मजे की लगती है। देखिए जिंदगी का ना नेचुरली आप इंजॉय करें, उसमें कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। आप बोले जी मैं इस जगह खड़ी हूँ तो मैं कहूँ मैं मॉल में जाके सब्जियां लेती हूँ, तो आप गलत बयानी कर रही हैं। सही बात। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि जो एक बंदा होता है ना उसका मज़ा कुछ और होता है, नेचुरली बात करने का और सही। बनावट में तो बहुत कुछ बनावट ही हो जाती है, लेकिन मैं एक सच कहूँ और ज़िंदगी का मज़ा इसी में ही है। ठीक है जी। आप लोग जो है ना वो जो मूली वो जब काट रहा होता है, ये मौसम के मुताबिक से होता है। वो जो वाइट मूली है ऐसे ऐसी खूबसूरत सी, उस पर जब चाट का मसाला डालता है ना, यकीन करें उसे यूं करके खाने में जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नेचुरली नहीं। और ये यादें हैं बचपन में, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं स्कूल जाते हुए ना, वो उस वक्त तो अब तो नहीं करते हैं, मतलब तो स्कूल की एक अलग है, गन्ना ले लेते थे, यकीन करो वो ख़त्म ही नहीं होता था शाम तक। वो हम लोग आफ्टरनून की स्कूल में जाते तो वो गन्ने को सारे रास्ते, मुझे भी याद है 4th क्लास 6th क्लास की, सारे रास्ते में खाती जाती, दोस्तें मस्तियाँ करते। तो ये ज़िंदगी की जो ये हकीकत है ना, ये बचपन है, और ये बचपना जो उनका, और हर किसी के अंदर एक बचपन होता है मस्ती करने का, एंजॉय करने का। तो हर वक्त तो हम आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं और हमेशा दूसरों को मतलब अपने आप को बेहतर दिखाने के ऊपर बड़े एफर्ट करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने क्लच उठाया, मैंने बैग उठाया, मैंने अच्छी सी शॉल ओढ़ ली। ये दुनिया के अंदर जब हम लोग मुकाबला करते हैं ना, तो हम अपनी बहुत सारी पीछे यादें छोड़ देते। बिल्कुल ऐसे। और हम ये अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं। तो लेट्स सी, मेरी पता नहीं कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, आई डोंट नो, लेकिन ज़िंदगी की यादें आपके अपनों में हैं, आपकी जो है प्यारे प्यारे बहन भाइयों में हैं, और खूबसूरत रिलेशंस में है, मामू में है, फूफियों में है। ये लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो बहुत आप मिस करते हैं और फिर वो वापस भी नहीं आते। तो ये जो आप लोग छोटी छोटी तकरीबात करते हैं घरों में, मिलाद करते हैं, जो एक बहाना होता है, मैं कहती हूँ मुलाकात का, आप घर में छोटी छोटी ईद त्यौहार सेलिब्रेशन उसको बड़े प्यारे अंदाज में किया करें, अच्छी बात। शहजाद भाई, मैं भी सोच रही हूँ कि हम लोग अभी इतनी सक्सेसफुल देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन हुआ है, तो एक हमारी पूरी टीम के साथ कुछ हम लोग भी एक अपने जो है चैनल पे खूबसूरत सी गेट टुगेदर कर लें। देखिए लाइव शो में कह रही हूँ शहजाद बेगा को क्यों तुम वापस आके नहीं बात कर सकती, लाइव शो में कह रही हूँ। तो सोच रहे हैं हम लोग भी कुछ अच्छा सा खाना वाना बना ले, गेट टुगेदर, फिर याद रहे
वो कहते हैं ना ये लम्हे फिर वापस नहीं आएंगे, वो बिल्कुल पल ऐसे ही। हमें याद आएंगे। हाँ, ये सॉन्ग बड़ा मशहूर है, जी। वो पल हमें याद आएंगे। यस, तो आप इसी बुनियाद पे गुनगुना लें। मेरी सब्जियां हरी भरी, हमें याद आएंगे, ऐसा ही है ना। जी। तो वाकई में ये पल बड़े खूबसूरत होते हैं और अब यकीन करें पूरी टीम ने देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 को बहुत मज़ेदार किस्म का जो है मेरे साथ मेरी पूरी टीम ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जो है हमारे फरहान साहब ने एंड नीचे अदनान, ऑफ कोर्स इन लोगों की एक बेहतरीन सपोर्ट से मैंने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया और सब की छोटी छोटी इसमें एफर्ट्स थे और मैंने जब भी ये प्रोग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया और नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग लेकर आएंगे सीज़न 2 और इसमें भी हम लोग सबको मौका देंगे कि वो अपने जो है खाने हमसे शेयर करें और यकीन करें सबने बहुत अप्रिशिएट किया। फरहान ने बड़ा अच्छा रिव्यू मुझे स्टेटस पे मैंने लगाया, उन्होंने दिया कि सभी मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने गुड एक अपॉर्चुनिटी दी फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चियां भी यहाँ से कुछ गले लगा लगा के मुझे ऐसे करी हर जगह से माशाल्लाह आपकी तारीफ ही सुनने को मिली, मतलब जहाँ से भी सभी और वो। अच्छा, ऐसा गा रहे हैं? जी माशाल्लाह हाय बहुत अल्लाह, ऐसी आपकी बातें वो हो हम तो गई पता कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो पता काम भी तो किया, मेहनत कभी जाया नहीं होती, हाँ। मेहनत कभी जाया नहीं होती, वो जरूर रंग लेकर आती है। बेशक ऐसे ही बेशक है। वही वो मैं मुझे जाते हुए सब बच्चियों ने जो है ना वो मतलब गले लगा रही थी, खुश हो रही थी सभी। मैंने कहा नहीं यार एक हम लोगों ने बस एक अच्छा, जब मैंने आपको काम स्क्रीन किया। पे देखा मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप शायद एक होता है ना कि एटीट्यूड होगा। अच्छा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही जब मैं आपसे मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तो भाई बिल्कुल दोस्तों की तरह है, बिल्कुल डिफरेंट। एक होता है ना स्क्रीन पे कुछ और। अच्छा लेकिन माशाल्लाह से ओके। बहुत नाइस पर्सन। चलो सबको बता दो यार मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आती है। नहीं, स्क्रीन अच्छा। पे माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी गुस्से वाली होंगी। लेकिन अच्छा ये वो थोड़ा सा है, हाँ। मैं काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, बस एक बिल्कुल छोटी ऐसे ही सी होना मेरी चाहिए। ये गंदी आदत समझे, यानी कि मैं बड़ी काम के साथ ना मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ ना, क्योंकि मैं खुद बड़ी चाहे कितनी थकी हुई होंगी ना, मैं यहाँ स्टैंड ओवर हूँ आपके साथ, बस ये 12 बजे तक, इसके बाद कुछ भी नहीं, बस मेरे लिए फिर मैं कहती हूँ सब इट्स ओके। लेकिन उससे पहले ना मैं बहुत ज़्यादा नो कॉम्प्रोमाइज, जैसे आप इस डिश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हर बंदा अपने काम के साथ अगर हाँ। सिंसियरिटी से चले ना और सबको इक्वल लेके चले, बड़े अच्छे तो वो लोग जिंदगी में हमेशा अपनी शख्सियत बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप जब गलत, अब मेरे जैसे जजमेंट हुई है, मेरा काम नहीं है ना जज करने का, सब बच्चे मुझे मिस, मैंने कहा मैं सबको अच्छा कहूंगी बट मैं आई एम नॉट अ जज, जिसका जो काम है वो ही करेगा। तो उन्होंने नहीं, बहुत अच्छी चॉइस फरा है ने आपकी बहुत, मैं जजमेंट। फरा की दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने बहुत प्यारी जजमेंट की और बहुत फेयर जजमेंट की जी, और सब बच्चे बहुत खुश थे। जी बच्ची तो रो रही थी जिसको हमने क्राउन पहनाया था, माशाल्लाह। अफशा, और उसकी आंखों में आंसू, हमारे पास टाइम कम था वरना हम उनसे वो करते। लेट्स सी ये यानी इसको जब हम दम पे हो जाए तो फिर हम इसको दिखा देंगे एंड में। आपने कुछ कहना है, कुछ मैसेज देना जानी? मैसेज ये देना है कि मेरा रोज़ किचन के नाम से मैं चला रही हूँ किचन माशाल्लाह से, तो मुझे ज़रूर फॉलो करें और मुझे ऑर्डर करें ऑनलाइन। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है पेज पर ही है सारा, तो प्लीज़। चले जी, वैसे मैं लास्ट आपको ये दिखा देती हूँ, बाकी ये कि अभी ये कम से कम 10 से 15 जी, मिनट जी, अभी स्टीम हम पर इसको- होगी। तो हाँ। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, रोजीना थैंक यू सो मच, लव यू। और ये है मिक्स वेजिटेबल जी। है और ये सर्दियों की स्पेशल डिश है और ये हम लास्ट आपको इनको वैसे हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। थैंक यू रोजीना, बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मतलब बुलाया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तो इस काबिल हूँ, मैं तो होस्ट करती हूँ, लेकिन हमारे डायरेक्टर है मिस्टर आर्श जो है आप सबको जो बड़े प्यारे अंदाज में ऑफ कोर्स डायरेक्शन करते हैं, डील करते हैं, तो तभी आप लोग सब नजर आते हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद
यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान अफगानिस्तान उर्दन पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज अरबी इंडियन होम्योपैथ नेचुरोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और हम बात करेंगे आपसे आपकी सेहत की। और सेहत की जब बात की जाती है ख़वातीन में, और ख़वातीन में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और इंटरनल प्रॉब्लम से रेलेवेंट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ख़वातीन कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करती और हमेशा शाय फील करती हैं। और गुड मॉर्निंग विद सभी में ऑफ कोर्स मैं बात करूंगी कि एवरी फ्राइडे हमारे साथ वो हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं, हिकमत से उनका ताल्लुक़ है, एक्यूपंक्चर से उनका ताल्लुक़ है, होम्योपैथिक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, और मैं ये कहूँगी तमाम सर्टिफिकेट उनके पास है। ही इज़ अ सर्टिफाइड, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके ऐसे हैं कि जो हम कभी कभी कुछ लोगों पर लोग डिफरेंट किस्म के जो कहते हैं ना एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन आई फील वेरी प्राउड कि वो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनते हैं और मुझे बहुत सारी नॉलेज और हमारे लोगों को नॉलेज देते हैं। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह वो टूर भी करते हैं, अपने जितने लोग जो मरीज़ हैं उनके पास जाते भी हैं, और बहुत सारे मरीज़ उनके पास डिफरेंट शहरों से लंबा सफ़र तय करके उनके पास आते हैं, क्योंकि उनके पास हिकमत का वो ख़ास मैं कहूँगी अल्लाह पाक ने उनको वो दी है सलाहियतें कि उनके नसीब में आया है 11 पुश्तों का जद्दी पुश्ती ताल्लुक़। यस, उनके तमाम आबाओ अजदाद इससे रेलेवेंट हैं, उनके दादा परदादा और उनके दादा परदादा। मलका विक्टोरिया का जो है उनके तमाम जो है एक ख़ास में एक ख़ानदान है जिनको मैं ये कहूँगी कि बड़े बड़े मुग़ल आज़म और बड़े बड़े बादशाहों के जब ज़रूरत होती थी उनके दरबार में जब हकीमों की बात की जाती थी तो वो उन लोगों का भी इलाज करते थे। बड़ी एजाज़ की बात होती है कि जब हम बात करते हैं और उन्होंने उनके दादा परदादा फिर उनके दादा परदादा 11 पुश्तों से चली आ रही है ये हिकमत की कड़ी, और उनका जो सेहरा उनका ताज लेके अब जो चल रहे हैं वो है हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हिकमत और तिब्ब नबवी की बात की जाए तो हकीम अस्करी की बात की जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी आज का मौजू तो हमारा बेऔलादी है जी, और इस मौजू पर ये बड़ा अहम मौजू है और इस पर जो है हमने पहले भी गुफ्तगू की थी, जो कि उसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम लेकर आए हैं बेऔलादी के हवाले से। ये ऐसा एक मसला है कि जो इंसान को एहसास से महरूमी का शिकार भी करता है, बिल्कुल, और इस मसले से बहुत सारी गिल्टीज फील करते हैं। ये मसला चूँकि बस मसाइल ऐसे कि जो हमारे खुद पैदा करते हैं। मसलन सबसे बड़ा मसला जो है मेल और फीमेल में मोटापा हो जाना, और उस मोटापे की वजह से हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है ख़वातीन में। अय्याम माहवारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसी वक्त बहुत कम आता है, किसी वक्त बंद हो जाती है, और किसी वक्त में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह मेल ऑर्गन्स भी मोटापे की वजह से प्रॉपर तरीके से वो उनके जरासीम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं एक्टिवेट होते, जो कि उन्हें आम नॉर्मल लाइफ में होना चाहिए। बेशक शादी के से पहले दोनों लड़का लड़की बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने फिगर के हवाले से, कि अपने वेट के हवाले से, और ये बाद में उनके लिए जब शादियाँ हो जाती हैं तो फिर बाद में वो लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि वो बेहतरीन टाइम होता है कि जो अब
शादी के बाद ख़ास तौर पर उन्हें इस चीज़ का अवेयर होना चाहिए कि शादी के बाद उन्हें कंसीव करना है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, और वो दावतें उड़ाकर रातों को देर से सोना, सुबह देर से उठना, अपनी ज़िंदगी को, मामूली ज़िंदगी जो है उन्होंने सुस्ती काहली का शिकार बनाकर अपने उस बेहतरीन वक्त को ज़ाया कर देते हैं लोग। और ये वजह होती है कि शादी के बाद जो है 2, 3, 4 साल, 5 साल तक जो है वो औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर इलाज उनका हो जाए तो वो साहिब औलाद हो जाते हैं, वरना वो बस तो सारी ज़िंदगी औलाद के काबिल ही नहीं रहते। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 80% तो ऐसे केसेस हैं कि जिन्हें साहिब औलाद किया अल्लाह ताला ने और ट्विंस पैदा किए। माशाल्लाह। तो ये हमारे ख़ानदानी नुस्खा जात हैं इसमें, जो कि हमारे दादा परदादा के तजर्बा शुदा नुस्खे हैं, और उनसे ये होता है कि कंसीव करने में बड़ा आसानी हो जाती है। क्योंकि एक तो ये कि ख़वातीन में और ये ख्वाहिश होती है औलाद नरीना की, ख़ास तौर पर ख़ानदानों में होती, ख़वातीन ख़ानदानों में होती है कि हमारा बेटा पैदा हो। जबकि अक्सर जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं वो भी बेटे की ख्वाहिशमंद रहते हैं। और इसमें ये देखिए कि मेल में और फीमेल में जो हम कहते हैं कि अगर कंसीव करने की क़ुव्वत बहुत बेहतरीन रहती है तो उसमें औलाद नरीना की ताकत आ जाती है। मैं एक तरफ आ रहा था कि औलाद के लिए सबसे बुनियादी चीज़ें जो है ना, आपकी खुराक, आपका ज़िंदगी का बेहतरीन असूल ज़ाब्ता, नमाज, रोज़ा और ज़कात और सदक़ात जो हैं, ये बिल्कुल ये देना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने, क्योंकि सब चीज़ें रब के हाथ में है। बेशक। औलाद का देना, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ये रब के हाथ में है। तो जब तक आप अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मीनुल क़ुलूब कि अल्लाह के ज़िक्र से जो दिलों को ताकत मिलती है, वही ताकत जो है वो आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाती हैं। इसमें कुछ वज़ाइफ भी हैं जो मैं कि इस दौरान बताऊंगा, और कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी हैं जो आपको सही कहना था, हिकमत और तिब्बे नबी की बात की जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वज़ाइफ भी बताएंगे, अच्छी बात है। और फिर कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी हैं, कुछ कहवाजात भी हैं जो आपको आपका वज़न भी कम करेंगी और आपके मुख्तलिफ मसाइल को भी हल करेंगी। मतलब जैसे अय्याम माहवारी की ख़राबी है, उसमें अगर कमी है और खुल के नहीं अय्याम आ रहे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा। ओके। ये आप याद रखिएगा, मुझे दरमियान में आप अच्छा, हाँ, पहले आप इंडिकेशन करेंगे कहाँ पर हम लोग हो रहे हैं। ख़वातीन में जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें अय्याम माहवारी की ख़राबी है, और फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, ओके, फाइब्राइड्स हैं, ओके, पॉलीसिस है, ओके, सिस्ट है, ओके, जिसकी वजह से औरत कंसीव करने में कामयाब नहीं हो पाती। ये ख़वातीन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। और इसी तरह मेल प्रॉब्लम्स में स्पर्म क्वांटिटी की कमी, ओके, के प्रॉपर 70 से 80% और जो है वो आपके स्पर्म जो है बॉडी में एक्टिवेट होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम भी होता है मर्दों में, जिसे सूरत नज़ाल की कहते हैं, शिकायत हो जाती है। प्रॉपर तरीके से जो है अज़दवाजी मामलात में उनको तसल्ली बख्श अज़दवाजी मामलात जो हैं वो कर नहीं पाते। तो ऐसे मामलात जो हैं वो जो ख़वातीन और हज़रात में मौजूद हैं वो हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं और खुल कर करें। देखिए, शर्मा हजूरी में बहुत सारा जो है कीमती वक्त ये ज़ाया कर देते हैं, और उस वक्त हम तक पहुँचते हैं जब वो बिल्कुल ये समझे कि पॉलिसी मेनोपॉज के पास पहुँच चुके होते हैं। यानी कुदरती जो 40-45 साल की उम्र में ख़वातीन की अय्याम माहवारी जो है वो कुदरती तौर पे ख़त्म होना शुरू होते हैं। तो ऐसे कई केसेस है मेरे पास आए कि जिनके मेनोपॉज हुआ और वो मेरे पास आए कि 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, और बड़ी मेहनत के बाद उनको दोबारा से हमने उनके अय्याम जारी किए, और उस दौरान में
कई केसेस ऐसे भी हुए कि जो कंसीव कर गए, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी मरहले में जब आप, यानी जवानी, ज़िंदगी नहीं, जवानी के आखिरी मरहले में जब लोग मेरे पास पहुंचते हैं तो मुझे एहसास होता है कि आपने वक्त कहाँ ज़ाया किया। ओह, बहरहाल अच्छा अभी हम चलते हैं, एक होम रेमेडी हो जाए। आप बता रहे थे कि अगर ख़वातीन के आयाम ख़राब हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। खराबी आयाम में 2-3 चीज़ों का एहसास रखना चाहिए कि एक तो ये कि आपकी ग़िज़ा अच्छी हो, बेहतरीन हो, उसमें आपकी ग़िज़ा में दूध, दही, फल, सब्जियां और गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल रहे, आपका वज़न नॉर्मल रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज़ की सूरत नहीं रहनी चाहिए। एक नुस्खा है जो इन तमाम चीज़ों को रफ़ा भी करेगा। अगर कब्ज़ है या मोटापे की सूरत है, फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, या आपको रुकावट की, यानी मुकम्मल तरीके से अय्याम जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से नहीं होते। नाज़रीन नोट कर लीजिए, दारचीनी 1 चम्मच चाय वाला, सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच। आपने ये चम्मच भर के नहीं लेना, पूरे लेवल में लेना है। और कलौंजी 1 चम्मच। इन चीज़ों को आपने बॉयल कर लें 3 गिलास पानी में। जब ये 1.5 गिलास रह जाए तो आधा गिलास सुबह और आधा शाम। इसमें अगर पुराना गुड़ आप शामिल कर लीजिए, 20 ग्राम, 20 से 30 ग्राम अगर गुड़ शामिल कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और यूँ आपको अय्याम की जब करीब हों, ये 5 से 7 दिन इस्तेमाल कीजिए, इससे अय्याम में माहवारी जो है वो आपका नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, इसमें मज़ीद इजाफे की भी ज़रूरत हो सकती है। मसलन इसमें आप लौंग का इजाफा कर सकते हैं, तेज़पात डाल सकते हैं। अगर अय्याम प्रॉपर तरीके से इस नुस्खे से नहीं आ रहे तो मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। और इसी तरीके से सना मक्की भी आप इजाफा कर सकते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ है, जैसे अगर पहला नुस्खा जो बताया है वो इस्तेमाल कीजिए, नहीं होता तो फिर दूसरे नुस्खे की तरफ आइए। और फिर तीसरा नुस्खा ये है कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि सना मक्की का इजाफा, लौंग और सना मक्की का इजाफा किया जा सकता है। ऐसे ही छुहारे, 7 छुहारे ये दूध में बॉयल कीजिए, इसमें बादाम, पिस्ता ये डालिए और अखरोट डालिए। बादाम 7 दाने, पिस्ता 7 दाने और 2 अदद अखरोट ये डालकर ये सुबह नाश्ता इसका कीजिए। आप चाहें तो इसको जौ के दलिए में भी बना सकते हैं। हाँ। अच्छा, बहुत दिन हो गए मैं जौ के दलिया नहीं खा रही, आपने याद करवा दिया। अच्छा, एक और होम रेमेडी ब्रेक से पहले मैं चाहती हूँ आप बताएं, और वो है सवांजने का भी फूल वूल आ गए, अभी लगे नहीं है लेकिन फूल आ गए, तो उसका एक बहुत पहले भी आपने होम रेमेडी बताई थी। सवांजने के फूल जो है ना, खासतौर पर ख़वातीन की प्रॉब्लम्स में भी बहुत आते हैं काम। और इसका हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा हमने इसकी आपको डिश भी बना के दिखाई थी। बिल्कुल जी हाँ। तो सवांजने के फूल लीजिए, ये आजकल मौसम सवांजने का गालिबन है फूलों का, और नहीं तो अगर फूल ना मिले तो सवांजने की फलियाँ ले लीजिए, उसका भी बनते हैं और सवांजने की पत्तियाँ भी हैं। ये पूरा दरख्त जो है सवांजने का, ये शफायाबी, सेहतयाबी का एक अलामत है। दुनिया भर में मोरिंगा को इसके बारे में मैं असल में बात सिर्फ मोरिंगा ही नहीं है, अल्लाह ताला ने जितने भी दरख्त, जितने भी फल और जितनी भी नबातात पैदा की हैं, ये अगर इस पर तहकीकात की जाए तो एक चीज़ को ले ली जाए तो पूरी किताब बन जाती है। मैं नीम के पत्तों को देखता हूँ, नीम का फल, नीम के फूल, नीम के पत्ता, नीम की जड़, नीम की छाल, उसकी हर चीज, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसी तरह सवांजने के जो फूल हैं, इनको ये 11 फूल लीजिए सवांजने के, और इसमें आपने करी पत्ता, 11 पत्ते करी पत्ता के डालने हैं, और इसी तरीके से इसमें 11 पत्ते आपने नीम के डाले, और ये 3 गिलास पानी में बॉयल करें, 1.5 गिलास रह जाए तो इसको सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कीजिए। जिन ख़वातीन को लेकोरिया की शिकायत है वो लेकोरिया दूर होगा, जोड़ों का दर्द है वो रफ़ा होगा जिस्मानी तौर पर, जिन्हें खारिश और एलर्जी की शिकायत है वो भी इससे रफ़ा होगी।
ये तो है, हमने बताई है। आपने जो ये अभी होम रेमेडी बताई है, अभी हम आपका देखेंगे पैकेज और फिर वापस आते हैं और एक और होम रेमेडी रेडी रखिएगा। अच्छा, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मोरिंगा और करी पत्ता, नीम के पत्ते, और इससे ना सिर्फ आपके आयाम ठीक होंगे बल्कि आपको जो भी आपके ब्लड जो थिक है, वो जो गाढ़ापन है उसमें पतला होगा, और आपके अंदर जो एलर्जी, अक्सर पिंपल्स निकल आते हैं और आपको खारिश बहुत होती है, तो इसका भी आपको जो है रिलीफ मिलेगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन हकीम अस्करी साहब जैसे हिकमत में बड़ा नाम, तिब्ब नबवी में बड़ा नाम, और वो हैं हकीम अस्करी साहब। उनका देखते हैं स्पेशल पैकेज। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बात करें हम ख़वातीन के हार्मोन्स की, बांझपन की, बे औलादी की, और ऑफ कोर्स ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर गुफ्तगू कम होती है, लेकिन हमारे एवरी फ्राइडे हमारे साथ, जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तब से मेरे साथ हैं और बहुत खूबसूरत अवेयरनेस देते हैं। तो आज भी मेरे साथ ही हैं, और हम अभी ब्रेक की तरफ गए थे, उनका पैकेज भी आपने स्पेशल देखा। तो तिब्ब नबवी में और हिकमत में बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब, एक बार फिर वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की ब्रेक में भी, और आपने होम रेमेडी बताई, लेकिन साथ में कुछ वजीफ़ा बताना चाह रहे थे आप। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, बात यह है कि रूहानी मामलात में बिल्कुल भी आदमी को 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, और जो कुछ भी आपको इनाम में दुनिया में, इसका औलाद की नेमत से बड़ी चीज़ कुछ नहीं। बेशक। ये उनसे पूछे जो बेचारे साहिब औलाद नहीं हैं और तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कभी किसी हकीम, किसी डॉक्टर, और कभी मज़ारों पे भी जाते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें एक वजीफ़ा है, क्योंकि रूहानी दुनिया का मामला जो है, एक तो मैंने मादी चीज़ें बताई हैं, मादियात में आती हैं, अद्वियात, और रूहानी मामलात में अल्लाह की रज़ा बहुत ज़रूरी है। इसमें हर नमाज के बाद या खालिकुल बारिउल मुसव्विर, या खालिकुल बारिउल मुसव्विर, ओके, ये आप 101 दफ़ा ये एक तस्बीह पढ़ा करें फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, तो लाजमी पढ़ें। बाकी नमाज़ों में भी आप वक्त मिले तो लाजमी पढ़ें, लेकिन फजर और इशा में लाजमी तौर पर इसकी एक एक तस्बीह यानी 101 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। इसके अलावा सदका और ज़कात ये लाजमी आप दीजिए। सदका कितना भी हो वो आप दीजिए जो आपकी हस्ब तौफीक है। ये बलाओं को भी टालता है, नज़र को भी उतारता है, और आपकी ज़िंदगी में इसका आपका माल और जान और माल का जो है वो बलाएँ जो हैं वो जिस्म से रफ़ा भी हो जाती हैं। मैं एक सदक़े के बारे में बताता हूँ कि एक साहब बहुत शदीद बीमार थे, इस कदर बीमार थे कि वो मौत की जो है दरवाजे पे पहुँचे हुए थे। अल्लाह। और आखिरी मुलाकात के लिए मेरे पास आए। अच्छा, आखिरी मुलाकात? जी हाँ, जी हाँ, बड़ी मुश्किल से पहुँचे कि जी हकीम साहब, मैं आप आके उन्होंने कहा जी मैं आखिरी मुलाकात के लिए आपके पास आया हूँ, और बस मुझे ये पता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। इतने डिसहार्ट। जी हाँ, जी। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला मौत को भी टाल देता है, और उसका रास्ता आपको मालूम नहीं है। कहेंगे बताइए क्या होगा। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और ले गया जहाँ पे सदक़े के बकरे बिकते हैं, वहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि लीजिए एक सदक़े का बकरा लीजिए। वो ज़िबा हुआ और मैंने कहा अपने हाथ से इसको तकसीम करिए गोश्त को। तो वो ऐसे थे, उनकी हालत ऐसी थी कि 2 आदमी उनको पकड़ के उठाते थे, बिठाते थे। और जैसे ही उन्होंने आखिरी थैली जो है सदक़े की गरीब को दी तो एकदम वो खड़े हो गए और कहने लगे हकीम साहब मेरा सदका कबूल हो गया। मैंने कहा कैसे? कह रहे देखे मैं अब सहारे के बगैर खड़ा हूँ और इस तरह चले वो कि कोई महसूस नहीं कर सकता था कि ये वो शख्स हैं जिन्हें उठा के लाया गया हो, और वो सदका जस्ट उसी वक्त अल्लाह ताला ने कबूल किया। और माशाल्लाह वो अभी तक हयात भी हैं और उनसे मेरा राब्ता भी है। और उन्होंने बताया कि भाई मुझे आपने उस मौके पर बताई वो बात जबकि मुझे मायूस हो चुका था कि मैं दुनिया से।
तो सदका ऐसी चीज़ है कि जो आप बलाओं को टालता है, मसाइब परेशानियाँ ये लोग भूल जाते हैं कि इन मसाइल और मसाइब के लिए उनका माल जो है वो जब गरीब आदमी के हाथ में जाता है, उसके पेट में जाता है, तो उसकी दुआएं जो हैं वो आपको बलाओं से निजात दिला देती हैं। बेशक मेरे आज का मौजू जो हमारा इस वक्त बे औलादी का है, ये नाज़रीन ऐसा एक मौजू है कि जिनके पास औलाद नहीं है वो उसकी ख्वाहिश करते हैं, और बाज़ ऐसे लोग हैं कि साहिब औलाद होते हुए भी उनको औलाद की कदर नहीं होती। वो तरबियत, वो जो उनकी बख्शिश का सामान होती है औलाद, वो उस बख्शिश का सामान को खो देते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें दीनी और दुनियावी तालीम देंगे तो दुनिया और आखिरत जो है वो औलाद माँ बाप की बख्शिश का सामान बनते हैं। तो इन चीज़ों की कदर भी कीजिए, और ख़ास तौर पर जो मैं अभी आपको एक दो चीज़ें और भी बताता हूँ कि वो आप इस्तेमाल कीजिए जो कि आपकी बुनियादी कमज़ोरियों को भी रफ़ा करेगी। नोट कर लीजिए, मगज़ चहार 1 चाय का चम्मच, बादाम 7 अदद, पिस्ता 7 अदद, ज़रिशिक यानी ये एक जिसे कहते हैं ना किशमिश, छोटी काली किशमिश। अच्छा, ज़रशिश, ओए कैसे मैं सोचूं कोई जड़ी बूटी। जी हाँ, ज़रिश जो है अच्छा, ये काली किशमिश कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अच्छा, वो तकरीबन चाय के 2 चम्मच उसमें डालिए। अच्छा ठीक है। और इसमें आप खसखस का 1 चम्मच शामिल कीजिए और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है। ग्राइंड करके सुबह दूध के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें अगर आप खजूर 2 से 3 दाने खजूर डालें, ठीक है, तो ये आपकी बुनियादी ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए ये रोज़ाना सुबह और रात को इसे इस्तेमाल करें। और इसमें गर्म दूध में, सर्दियों में गर्म दूध में पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसी को आप इसमें थोड़ा सा जौ का दलिया भी शामिल कर लीजिए, और यूँ आपका ये एक बेहतरीन जो है ये ग़िज़ा भी है और ये आपकी दवा भी है। जो आपके बहुत सारे मसाइल यानी जरासीम की कमी है, ख़वातीन में लेकोरिया है, और अय्याम की ख़राबी या यूट्रस का कमज़ोर हो जाना, ये रफ़ा हो जाता है। इस तरह मर्दों में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये 41 दिन आप खाइए और उसके बाद देखिए कि ख़वातीन में ओवम का मकदार बढ़ जाएगी। ओवम बैज़ा कहते हैं जो कि अंडे बनना। हाँ, जी हाँ, ठीक। और इस तरह मर्दों में जो सलाहियतें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती है और उनके जरासीम की कमी भी। ये दूध के साथ भी गर्म करके आप पी सकते हैं, खा जी, सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड की भी साथ में है क्या? इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम जी, होती है? थायराइड से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो जिस्मानी यानी कि इफेक्ट होता है बांझपन इसके ऊपर? बांझपन भी होता है, इससे अय्याम की खराबी भी हो जाती है। ठीक है। पूरा निज़ाम जो है ना जिस्म का तवाज़ुन जो है वो थायराइड से है। ओके, तो उसके लिए कोई आपके पास होम रेमेडी मैं चाहूँगी? जी, थायराइड में जो है वो आप अतरीफल उस्तखुद्दूस है, बाजार से बड़ी आम दवा है। अतरीफल कशनीजी, अतरीफल उस्तखुद्दूस। डॉक्टर साहब इतनी टिपिकल आप नाम देते हैं तो परेशान हो जाती हूँ। टिपिकल नाम तो किसी भी अंग्रेजी भी दवाइयाँ बताई जाएंगी तो वो भी नहीं, बड़ी बात है आपको माशाल्लाह उसके तो इन दोनों दवाओं को आधा चम्मच सुबह और आधा शाम इस्तेमाल करें। ठीक है, खाली पेट। ओके। और इसमें अगर लौक सपिस्ता वो भी इजाफा कीजिए। ये आपको सुबह निहार और शाम को इस्तेमाल कीजिए खाली पेट, और खटाई, अचार, चटनी से अपने आप को और ठंडा पानी, बिल्कुल इन चीज़ों से जो है वो आप बाज रहें। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह, ये थायराइड की तो ये वो बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो थायराइड जो है वो बहुत बिगड़ जाता है, सालों से रहता है, और बाज़ ऐसी अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं। थायरक्सिन जो है ख़ास तौर पर लोग बरसों इस्तेमाल करते हैं, वो भी इनफर्टिलिटी का बाइस बन जाती हैं। वो अद्वियात भी बहुत सारे मसाइल पैदा करती हैं। किडनी पेशेंट्स बन जाते हैं लोग, लीवर के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि एलोपैथिक के अद्वियात के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन बाज़ लोग जब डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जनाब ये आपने 1 महीना या 2 महीने खाने हैं, तो वो 4-4, 6-6, 8-8 महीने दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। ये एलोपैथिक अद्वियात इमरजेंसी में इस्तेमाल कीजिए कुछ अरसे के लिए,
जैसे ही आप उसके लिए उससे आप निकल आए उस कंडीशन से, तो फौरी तौर पर वो अद्वियात जो है ड्रॉप करके आप हर्बल मेडिसिन की तरफ आ जाइए, ताकि वो ज़्यादा मुकम्मल आपके लिए। सेहतयाबी की तरफ आ जाए। बिल्कुल देखिए, मैंने एलोपैथिक में क्वालिफाई किया, एमडी किया डॉक्टर मेडिसिन, इस तरह होम्योपैथिक क्वालिफाई किया है, एक्यूपंक्चर किया है, और तिब्ब नबवी पर मेरा दस्तरस रही है। और सबसे ज़्यादा मैं फोकस भी तिब्ब नबवी ही को दे रहा हूँ, क्योंकि तमाम तरीक़ा है इलाज जो हैं, जब वहाँ से आदमी नाकाम होता है तो वो तिब्ब नबवी की तरफ आ जाता है। और अब आपने हमें, क्योंकि हम लोग अभी ब्रेक की तरफ और आपके पैकेज की तरफ चलते हैं, तो आपने हमें अब जब वापस आएंगे तो आपने बताना है, क्योंकि कुरान में जिक्र है इंजीर का और कुरान में जिक्र है जैतून का, और इसके ऑयल का भी बड़ा फ़ायदा है। तो आपने, क्योंकि बांझपन में ये कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, खजूर कितनी, उसमें न्यूट्रिशन कितनी है, हम यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक। अस्करी साहब मेरे साथ ही हैं और आज का टॉपिक है बे औलादी बांझपन। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड स्पेशल पैकेज देखिएगा हकीम अस्करी साहब का। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और ख़वातीन के बांझपन की, बेऔलादी की बात करें। अब ये देखना है कि हकीम अस्करी साहब ऑफ कोर्स होम रेमेडी तो बता रहे हैं, और ऑफ कोर्स होम रेमेडी से एक थोड़ा हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन एक परमानेंट इलाज बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन खाई जाए जिससे हमारा फुल ट्रीटमेंट हो सके, प्रॉपर इलाज हो सके, क्योंकि इसके लिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए और ऑथेंटिक सर्टिफाइड मेडिसिन की ज़रूरत होती है। ओवर टू यू, वेलकम अगेन डॉक्टर साहब जी। हमारे पास जो अद्वियात हैं जी जी, ये बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की जाती हैं, और नाज़रीन जितनी भी अद्वियात आपको नज़र आ रही हैं ये हम मार्केटिंग नहीं करते, ये होम डिलीवरी होती हैं, बराह रास्त हम अपने पेशेंट्स तक पहुंचाते हैं और कुरियर के ज़रिए दुनिया भर में ये अद्वियात जाती है। इसमें जो फ़िलहाल आज का जो हमारा मौजू है वो है बेऔलादी, इनफर्टिलिटी। इसमें जो हमारी बेहतरीन कारगर अद्वियात हैं उसमें ये एक दवा है जिसे हम कहेंगे बरक़ शबाब। ये मर्दों के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है और ये जरासीम को पैदा करने में बहुत बुनियादी सलाहियत रखता है। प्री मैच्योर एजुकेशन सूरत निज़ाल की ये उसको रफ़ा भी करता है, और इसके साथ साथ ये जो है बोर्ड के दूध का में ये तैयार की गई है, यानी शीर बरगद, और इसमें तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो इन मर्दाना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। इसी तरीके से ये हमारी दवा है, ये अस्करी औलाद के नाम से है, जो ख़वातीन में बहुत लाजवाब है, यानी फ़ीमेल फार्मूला है, बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है, जिससे पॉलीसिस, फाइब्राइड और सिस्ट का प्रॉब्लम और इसी तरीके से हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, और बड़ी जल्दी मेल और फीमेल वो कंसीव करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो चीज़ें हमारी अद्वियात के साथ साथ जो है, साथ साथ ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये हमारी एकोटेजर है। ये एकोटेजर जो है ये मैं दौर जदीद और कदीम दोनों को तरीक़ाकार को लेके चल रहा हूँ कि जो हज़ारों साल पुरानी, हमारी सैकड़ों साल पुरानी ख़ानदानी नुस्खा जात हैं, उसको मैंने दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक नैनो टेक्नोलॉजी के तहत जो है तैयार किया है, और इस पर जो है हमारे रिज़ल्ट जो हैं अल्लाह की रहमत से बहुत सक्सेसफुल है। तो ये जो है ये कोटेजर जो है ये हम यूज़ करते हैं, जो कि जिन ख़वातीन की फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो जाती है या मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हम इसको डिटेक्ट करते हैं, जिससे उनको उनकी जो है तमाम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारी जो करीम है ये अस्करी मैजिक करीम है। ये मैजिक करीम जो है ये भी फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज के लिए और पॉलीसिस के लिए, फाइब्राइड्स के लिए बहुत इसका बेहतरीन नताइज हैं, और ये नाव से नीचे लगाई जाती हैं। इसी तरीके से ये इस पे थायराइड पे भी लगाई जाती है, जिससे थायराइड ख़त्म होता है, और इसी तरह ये शायराइड पे भी लगाई जाती है। और ये इसका खूबसूरती ये है कि ये बड़ी जल्दी फौरी तौर पर जो है जल्द से खून में शामिल हो जाती है और खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, खून के रेड सेल्स और वाइट सेल्स को इतना ताकतवर कर देती है कि वो जहाँ भी जाते हैं खून की बाकायदा तौर पर
सप्लाई लाइन जो है उसे खोल देते हैं और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है वो ब्लॉकेज ख़त्म करके खून की नालियों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं और जिसम में कहीं भी छुपे हुए इमराज जो हैं वो ख़ुद ये सर्च करके उन इमराज का कलामा करती हैं। ये फालिज, लकवा, कैंसर, हेपेटाइटिस और शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्रेन ब्लॉकेज के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरीके से ये क्रीम जो है ये मर्दाना सलाहियतें भी पैदा कर देती है और उनमें जो कुछ कमज़ोरी लाख होती है उस कमज़ोरी को भी रफ़ा करने में बुनियादी किरदार अदा करती है। हमारी अद्वियात में तो वैसे एक फेमिनाइन है जो फीमेल्स प्रॉब्लम और मेस्कुलाइन, वो लास्ट में जो 2 बॉटल्स हैं, हाँ यस यस, ये फेमिनाइन और मेस्कुलाइन ये फीमेल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती हैं। अगर इसको यूरिन पास करने के बाद जो है वजाइनल में लगाया जाए तो उसमें ये होगा कि एक तो वजाइनल की साख्त जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो जरासीम, बैक्टीरियाज या लेकोरिया की वजह से रैशेस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको ख़त्म कर देती है। और यूँ इसी तरह मर्दों में भी अगर ऑर्गन्स पे यूज़ किया जाता है जाए तो उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो है बड़ी तेज़ी के साथ पैदा होता है और उज़ू की नसें और पट्टे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हम ऑयल भी यूज़ देते हैं मर्दों को जिससे उनके ऑर्गन्स प्रॉब्लम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और यूँ जो है ये औलाद की जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन, ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो हमारी अद्वियात में शामिल हैं, जो कि हमारा एक बाकायदा तौर पर इस पर दस्तरस मौजूद है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक ये भी बताता हूँ कि यखनी का इस्तेमाल ज़रूर रखा है। हाँ, आजकल मौसम जो है, भूल गई थी यखनी। हाँ, आजकल मौसम बड़ा सर्द है और ये यखनी आपको ये नॉर्मल पीने वाली है, ये बांझपन वालों के लिए, ये बताएं आप। देखिए मैं अब आपको यही ये बकरे की है या मुर्गी की? क्योंकि मुर्गी में तो हार्मोन पे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सोचिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। नहीं जरूर, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आगे पहुँचाई जाए। जी जी। यखनी जो है वो देसी मुर्ग की हो। ओके। और देसी मुर्ग की पहचान तो ये है कि उसकी कलगी जो है वो हमेशा खड़ी रहती है। नहीं वैसे देसी चूजे की तो यखनी वैसे बड़ी टेस्टी होती है। आजकल फार्मी भी देसी मुर्गी आ रही हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह जो देसी मुर्गी जो छोटा मुर्गी का दरमियाना पट्ठा होता है जिसे कहा उल्लू का पट्टा नहीं है, मुर्गी का थोड़ा सा पट्टा। हाँ, ओके, दरमियाना होता है। उसके लिए उसकी यखनी जो है बहुत लाजवाब है। उस यखनी में यानी अगर आप 1 पाव या आधा किलो मुर्गी ले लेते हैं और उसमें आप लहसुन के 22 जवे लहसुन के डालिए और सौंफ डाले और पुदीना, ये थोड़ा सा पुदीने का इस्तेमाल करें। धनिया जो है वो पिसा हुआ धनिया नहीं बल्कि साबुत धनिया। साबुत धनिया, ठीक है। अगर सब्ज़ धनिया मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना साबुत धनिया जो है वो तकरीबन 2 चम्मच खाने के वो डालिए। दालचीनी और लौंग, इसका ये भी और काली मिर्च डाल के थोड़ा सा नमक डालें। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो नमक का इस्तेमाल कम करें। तो ये तकरीबन ये समझे कि आपको 41 दिन जो हैं, जो ख़वातीन कमज़ोरी की शिकार हैं, मर्द भी कमज़ोरी का शिकार हैं, वो 41 दिन इस यखनी को पिएं और फिर देखिए कि आपके बहुत सारे जिस्मानी और भी मसाइल हल होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हैं, पट्टे यानी असाबी कमज़ोरी है, जिनके जोड़ों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इसी तरह जो यखनी, बकरे की यखनी जो है उसका इस्तेमाल करें उनकी हड्डियों का, ख़ास तौर पे कमर का गोश्त है जिसे आप पुट का गोश्त कहते हैं, रान का गोश्त है, या पसलियों का भी बड़ा अच्छा ये आपके जो गाय इसका बकरे के घुटनों का गोश्त होता है, हड्डियाँ होती हैं, गोटा जिसे हड्डी गुड्डी कहते हैं। फिर से डॉक्टर साहब ने ढूंढ ही लिया वर्ड। असल में वो गाय के उसमें ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, इसमें हम लोग कम यूज करते हैं। हाँ। और चांपे में जो जिसे हम पसलियां या चांपे कहते हैं उसकी यखनी में भी बड़ी ताकत होती है, बकरे की खास। अब आप ये कीजिए कमर का गोश्त ले लीजिए, हड्डी गुड्डी ले लीजिए, और इसी तरीके से जो मैंने बताई है चांप का गोश्त है, ये असल में चांप से ज्यादा जो है ज्यादा बेहतर गोश्त जो है वो आपका पुट है। अच्छा, ठीक है। तो उससे ऊपर जो आ जाते हैं तो चाप आ जाती है। तो इसका लीजिए और इसमें इसी तरीके से यखनी बना सकते हैं आप। काली मिर्च, नमक और लहसुन, यस, और उसमें प्याज अगर डालना चाहे तो सफ़ेद प्याज का इजाफा कीजिए।
तो ये आपका बेहतरीन यखनी जो है बकरे की यखनी है, जो कि जिन लोग बच्चों के जिनके घुटनों में टक टक की आवाज़ें आती है और जिनको प्रॉब्लम होती है जोड़ों की, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है ये यखनी। क्योंकि नाज़रीन वक्त कम है, इसलिए वक्त की कमी के बायस जो है आपको ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह हम अगले सेशन में भी इसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें हम 4-5 प्रोग्राम भी कर लें वो भी तो कम ये है। भी कम है। क्योंकि इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मसला बेऔलादी का पैदा होना शुरू हो गया और अवेयरनेस नहीं है। जी हाँ। दूसरी बात यह है कि आपका मोबाइल जो है, बच्चों के हाथों में जो मोबाइल चल रहा होता है वो उनको दो रस्तों दिखाता है, एक तबाही का रास्ता होता है जी। और एक आपकी तरक्की का और अवेयरनेस का और इल्म का रास्ता होता है। कोशिश कीजिए इससे आप अवेयरनेस हासिल करें, नॉलेज हासिल करें और इससे अपनी ज़िंदगी के मसाइल सॉल्व करें, ना कि मज़ीद इसमें आप मसाइल का अपने आप शिकार हो को जो है वहाँ पर ले आएं जहाँ पर उरियानियत है, तबाही है, या आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त जो है वो वहाँ पर आप ज़ाया कर देते हैं। उसको अवेल कीजिए और बेहतरीन मौक़े जो है आपको दे दिए जा रहे हैं इल्म का, क्योंकि ये मोबाइल जो है ये इल्म का ख़जाना भी है और शैतान का चरखा भी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट अभी जैसे प्रोग्राम खत्म होगा आप रब्ता कर सकते हैं। आजकल तो मैं हूँ कराची में, और कराची में जो मरीज़ जो हैं, कराची का मरीज़ वो आके मुझे मेरे एड्रेस जो आ रहे हैं फ़ोन नंबर पर मुझसे रब्ता करके वो डॉक्टर व्हाट्सएप साहब पे बता दें आपकी तमाम- टाइमिंग क्या है और आपकी जी। जगह लोकेशन भी बता दीजिए। जी, मैं इस वक्त हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A राशिद मिन्हास रोड नज़द लासानिया रेस्टोरेंट ग्लैमर मॉल में, ओके। जहाँ मेरा मतब है। और नाज़रीन जो फ़ोन चल रहे हैं इस पर अपॉइंटमेंट लेकर आप तशरीफ़ टाइम क्या है लाइएगा। सर डॉक्टर साहब कब टाइमिंग बैठ शाम 4 से रात 9 बजे तक मैं बैठता हूँ, और जो दूर दराज के इलाके के मरीज़ आते हैं शहर से बाहर, तो वो फिर मैं उनको सुबह 11 से 2 के दरमियान और टाइम छुट्टी दे वाले देता दिन हूँ। अक्सर लोग कहते होंगे आसानी है, संडे को आप जी, संडे को भी बैठता हूँ मैं, और आज जुमा है, जुमे को मेरा शाम 4 से रात 9 बजे तक की टाइमिंग है। और नाज़रीन ये मेरे नंबर चल रहे हैं, इस पर आप सब नंबर्स पर मेरा व्हाट्सएप मौजूद है, और इस पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें, उससे डिस्कस करें। ऑनलाइन दुनिया में कहीं भी आप बैठे हैं ऑनलाइन मशवरा ले सकते हैं, ऑनलाइन चेकअप करवा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपने आप को जो भी आपका प्रॉब्लम्स है वो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है अस्करी हर्बल के नाम से, उस यूट्यूब चैनल पे भी मेरी कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मिलेंगे आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मेरे जाने का वक्त ऑफ कोर्स आ गया है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन जाने से पहले मेरी बहन रोजीना ने, जो रोज़ किचन के नाम से ज़बरदस्त फेसबुक पे उनकी हैं तमाम डिशेस भी तो काम करती हैं और शेफ़ हैं बेहतरीन, और उन्होंने आज बनाई है मिक्स सब्ज़ी, तो यू मस्ट बी ट्राई एट होम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। जगमगाए जहां